हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। ये कहाँ है मेरे एंटरवेंटर? जल्दी से बताइए कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे आने जल्दी से आज की क्लास में। मेरा नाम है राजवन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जय 2025 बैच में। वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में हमें यहां पर बात करनी है, लेक्चर नंबर 1। लेकिन हम लोगों ने 3 सवाल आपको दिए थे, हमें अभी डिस्कशन में रह रहे थे। क्या आप सभी लोगों ने वो 3 सवाल ट्राई करे हैं? जल्दी से बताइए, यस और नो। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे कहां है मेरे एंटरप्रेन्योर? हाँ, क्या हो गया भाई? सारे बटन दबा दिए तूने। हाँ, ये वीडियो कैसे रुकी हुई है? हाँ, बहुत सही, ट्राई किए हैं सर, ट्राई किए हैं, वेरी गुड। 2 हुए हैं सर, वेरी गुड सर। 1 सवाल हुआ, 1 नहीं हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। हाँ, यही हमें आगे बस धीरे धीरे बढ़ना है, अच्छे सवालों को भी टारगेट करना है। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग से एडवांस के सवालों को डील करते हुए आ रहे हैं और यहां पर भी हमारी डीलिंग चलती रहेगी पूरे सिलेबस में। कौन है ये म्याऊ म्याऊ? बेटे लपड़ मारूंगा भी। हाँ, यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, आइए 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 आप सभी लोगों को। अच्छा, मेरा गला फिर से खराब होना स्टार्ट हो गया है क्योंकि एक तो आज आप सभी लोगों को क्या मिलेगा, एक आपको होमवर्क डिस्कशन मिलेगा, ठीक है, ऑफ 1D, मोशन इन 1D। एक बच्चा मांगा था, ठीक है, तो वो अभी हमने रिकॉर्ड कर दिया है, 1 आवर का है। जिन्होंने पीडीएफ डाउनलोड करके आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि अगर आपको वो क्वेश्चंस में मदद चाहिए तो उसका लास्ट क्वेश्चन जरूर वीडियो से ही समझिएगा, कठिन है। जो आप एयर रेजिस्टेंस आप सभी लोग बोलते थे, ठीक है, कि सर मोशन इन 1D में, मोशन इन 2D में एयर रेजिस्टेंस आप क्यों नहीं लेते हैं, तो आपको लास्ट सवाल एयर रेजिस्टेंस वाला ही मिलेगा जो जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है और वो प्रॉपरली एडवांस के लेवल का सवाल था। ठीक है, तो वो आज आपको जरूर देख लेना है, होमवर्क डिस्कशन है। सर बहुत जल्दी दे दिया आपने। हाई डिमांड में है ना बेटा। यस, थोड़ा सा डिमांड ज्यादा है इसलिए काम भी ज्यादा है, सैलरी बस कम है, तो उसके चक्कर में हम थोड़ा सा प्रोवाइड नहीं कर पाए टाइम पर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लर्निंग प्रोसेस है। कौन सा तुम्हारा एडवांस का पेपर खत्म हो गया है, ठीक है, तो आज आपको मिलेगा, तो आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा। उसमें वो 1 घंटे का हो चुका था, मैं ज्यादा लोड नहीं देना चाहता था, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी उसमें नहीं कराया। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको सैटरडे को दूंगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को अलग से वो 40-45 मिनट्स का हमारे पास रहेगा, छोटा सा वो भी एक पार्ट रहेगा। तो आज हमें अपना करना है क्वेश्चंस ऑन सूडो फोर्स एंड इंट्रोडक्शन टू वर्क। ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास रह गए थे, जरा उनको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरे को ना क्वेश्चन में डाउट है। मैं कहूं किस में डाउट है? क्वेश्चन। मैंने कहा ओके, दोबारा बुलवाता रहता था मैं बीच बीच में ऑफलाइन में बच्चों से, मजा आता है। यस, हाँ सर एट्स क्या है? एट्स अबे AITS है, ठीक है, क्या लिखे जा रहा है? हाँ, क्या हो गया निखिल सर को? सारे बच्चे हम सुने कि तुम निखिल सर को तंग कर दिए थे, हैं? मायूस होके घूम रहा था कि हमें नहीं पढ़ाना अर्जुना बैच में, मैंने 1 करोड़ क्वेश्चन करा दिए, बच्चों को कम लगने लग गए। क्या हो गया था? हैं? सारे बच्चे, हाँ, क्या हुआ था निखिल सर का? है 1 करोड़ क्वेश्चन कराने के बाद भी वो व्यक्ति 500 सालों से पढ़ा रहा है, ठीक है, तब भी। हाँ, रितिका, रितिका कौन है? हैं? हाँ, रितिका ने कुछ बोल दिया था। ओहो, इमोशनल बंदा है वो, और क्या है, ठीक है, स्पैमर्स। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो बोला क्या था ये बता दो बस। हाँ, मुझे पता लगा कि भाई बंदा मायूस होकर घूमना। मैंने कहा अरे कोई नहीं बच्चे हैं, यही सब करते रहते।
हम लोगों को थोड़ा सा उनको समझना चाहिए और उनको गरियाना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा दिल पे लो मत, ठीक है। तुम देखते होगे मैं वैसे हंसी मजाक में पढ़ा, जैसे तुम इरिटेट कर दो भाई साहब बिल्कुल धमकाने मोड पर आ जाता हूं मैं, ठीक है। यस, क्या ये क्या है? अबे कहां की बातें कहां जोड़ते रहते हो बे तुम, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है भैया, जो भी जाने भैया, आधी अधूरी बात हमें पता लगती है, हम उसमें दादी अम्मा के जैसे अपनी शूटर बुनने लग जाते हैं कहानियों का। चलिए ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। यस होगा कुछ, हाँ कुछ लोगों का मामला यहाँ पे समझ आ रहा है हमको। यस बबुआ सर भी आ गए इस कहानी में, निखिल सर, बबुआ सर और एक और, ओहो ट्रायंगल बन गया है। यस चलिए भैया स्टार्ट किया जाए, बहुत हो गया, ठीक है। आइए। अब कहानी जो भी होगी, बस हमारे दिमाग में तो 3 लोग दिख रहे हैं, ठीक है, तो कहानी गंभीर लग रही है। हाँ यस अबे ज्यादा हंसेंगे नहीं, ज्यादा बोलेंगे नहीं भाई, गला खराब हो जाएगा। यस चलिए भाई, मोस्ट प्रोबेबली बेटा आपको थर्सडे को ये भी प्रोवाइड हो जाएगा लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है। थर्सडे आपको मिल जाएगा आपके लॉज ऑफ मोशन का समरी लेक्चर, समरी कह रहा था, लॉज ऑफ मोशन का समरी लेक्चर, ठीक है। तो आज आपको क्या मिलेगा, होमवर्क डिस्कशन मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्सडे को आपको समरी लेक्चर मिल जाएगा और सैटरडे को रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक पर हम लोग क्या करेंगे, अपने इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे। सीरियस? यस। मैंने एक चीज नोटिस करी है, पता नहीं तुमने करी है नहीं, ये समय के साथ हुआ है, लेकिन अच्छा तुम्हारा समय ही कहां है, अभी तो तुम मंडे से निकले हो, ठीक है। पहले लोग बोलते थे कि भाई ये काम कर लो, र अब तुम देखना हर जगह ये कर लो। ये क्या हो रहा है, ये बाबू सोना की वजह से तो नहीं खराब हुआ है लैंग्वेज, है ये कर लेना। क्योंकि मैं अलग सर की वीडियो देख रहा था अभी फाइटर वाली, तुम डीपीपी कर लोगे, तुम इतना रिवीजन कर लोगे, कर लोगे। हाँ क्या आप लोगों ने भी ये नोटिस किया है, लोग अब र बोलते नहीं है, कर लोगे, हैं? हाँ ये आप लोगों ने भी नोटिस किया है। पता नहीं मुझे, जैसे इवन मैं भी बोल रहा हूं भाई, हाँ खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, हम बदल चुके हैं। मैं भी बोलता हूं भाई ये क्वेश्चन कर लेना, मैं तो वैसे तब भी अभी भी र आता है मेरा, ठीक है। हाँ तो पकड़ लिया। यस मैं वही देख रहा था, वो क्या नाम था उसका, फाइटर वाला बैच में। हाँ तो 24 घंटे में से 30 घंटे तुम पढ़ लोगे तो उसमें डीपीपी कर लोगे। मैं कर लोगे, बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ठीक है। हाँ हम किसी को रोस्ट नहीं कर रहे, हम बस बता रहे हैं, दिस इज माई फाइन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आई एम वेरी ऑब्जर्वेंट एज यू नो, मैं इसीलिए बारीकियों में चला जाता हूं, ठीक है। यस चलिए बेटा जरा इस सवाल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब सीरियस रहेंगे सारे बच्चे। यस अ टेबल विद अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, पहली बात स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, इज फिक्स्ड इन अ केबिन दैट रोटेट विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, मतलब उसका एक ओमेगा फिक्स है, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब ऐसा नहीं कि वो हमारे पास वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ये मान लो कि ये हमारे पास इसका सेंटर है, ये आपके बेटा एचसीवी का लास्ट प्रॉब्लम्स में से है, ठीक है। एचसीवी के सर्कुलर के आखिरी सवालों में है, ठीक है। इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अ स्मूथ ग्रूव ए बी ऑफ लेंथ एल विच इज वेरी वेरी लेस देन आर। मतलब आपने क्या करा, एक टेबल, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये टेबल था, अब मैंने क्या करा, इसमें ना गड्ढा, आपको मैंने कंपास दे दिया और आप क्लास में कॉपी अपने टेबल पर बैठे हैं, आपके हाथ में कंपास है, तो आप क्या करेंगे, घर 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 दिल बनाएंगे, तीर बनाएंगे, नाम लिखेंगे, यही करेंगे। हम कह रहे हैं अभी के लिए वो मत करिए, वो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मान लीजिए टेबल है, हमने क्या करा, यहां पर ऐसे एंगल पर, जैसे ये कॉपी है तो यहां पर एंगल पर मैंने कंपास से लेके ऐसे ऐसे एक लाइन खींच दी। अब उस लाइन में हमने क्या करा, एक मोती लिया और मोती यहां पे बीड लेके यहां पर रख दिया है। अब जैसे ही समझना, अगर मैं इसको बहुत तेजी से घुमाऊंगा तो जो मोती होगा वो क्या करेगा, ये मोती
यहां से ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा। सारे बच्चे यस और नो बताना। A table with a smooth horizontal surface is fixed in a cabin that rotates with a uniform angular velocity omega in a circular path of radius r. A smooth groove AB, ये आपने गड्ढा खोद रखा है ऐसे टेढ़े, उसमें हमारे पास of length L which is very less than r, छोटा है, is made on the surface of the table. The groove makes an angle theta with the radius OA of the circle in which the cabin rotates. ये यहां पर थीटा एंगल ऐसे बना रहा है, जैसे मान लो मेरा रेडियस ये है, तो जो मैंने गड्ढा करा है वो ऐसे किसी एंगल पर गड्ढा यहां पर हमने करा है। A small particle is kept at the point A in the groove and is released to move along AB. ये वाला पार्टिकल यहां पर जाने के लिए हमने छोड़ दिया है। Find time taken by the particle to reach the point B. कितने समय के बाद ये B पॉइंट तक पहुंच पाएगा? क्लियर सारे बच्चे? यस और नो? यस, हाँ, क्लियर। अब जरा यहां पर समझना, एक बच्चे ने बिल्कुल जेन्युइन शावेज, मोहम्मद शावेज ने पूछा सर इनर्शियल फ्रेम से या नॉन इनर्शियल फ्रेम से? ये अब देखो, कई बार मैं क्या कहता हूं कि इनर्शियल फ्रेम बेटर होता है, कई बार नॉन इनर्शियल फ्रेम बेटर होता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा फ्रेम बेटर है? ठीक है, अब सारे बच्चे सीरियस रहना, ठीक है। मेरा गला भी थोड़ा सा दर्द कर रहा है, ठीक है, तो मैं भी ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, ठीक है भाई। देखो, जब ये पार्टिकल यहां से यहां मूव करेगा, कोई बाहर से देखेगा, सारे वेरी गुड, ये बात कई बच्चों ने पकड़ ली कि सर NIF बेटर है। क्यों है? अब जो बच्चे नहीं पकड़ पाए उनको आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बाहर से चीजों को समझिएगा। जब मैं इसको घुमाना स्टार्ट करूंगा, सारे बच्चे मुझे बताइए कि जब ये बीड जो ये बाहर की साइड भागेगी, ये किस प्रकार के मोशन में दिखेगी? क्या ये सीधा चलते हुए दिखेगी, क्या ये एक सर्कुलर मोशन में दिखेगी, या दोनों के कॉम्बिनेशन में दिखेगी? सोच के बताइए। जिन लोगों ने इनर्शियल फ्रेम से ट्राई किया वो शायद इसका जवाब नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारी मैथमेटिक्स अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम इसको सॉल्व करें। समझिए सारे बच्चे, भाई ध्यान समझना, अगर तुम बाहर से देखोगे, ये इसका कोई रेडियस फिक्स नहीं है कि ये R रेडियस पर ही घूम रहा है, नहीं, ये R रेडियस से जैसे जैसे घूमेगा तो ये हमारे पास बढ़ेगा, तो ये कोई सर्कुलर ट्रैक नहीं है, एक स्पाइरल कॉम्बिनेशन, वेरी गुड, एक स्पाइरल तरीके से ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इक्वेशन बनाने में बड़ी दिक्कत है। स्पाइरल के रास्ते के अलोंग देखो, हमारे जो भी फोर्सेस होते हैं वो बॉडी को अगर लेके जा रहे हैं तो सारे फोर्सेस कैसे रिजॉल्व करने हैं? अलोंग द मोशन एंड परपेंडिकुलर टू द मोशन। इस लॉजिक को पकड़िए। तो जो व्यक्ति बाहर से चीजों को देख रहा होगा, इसके लिए एक्चुअली में एक स्पाइरल मोशन होगा। ध्यान सुनना, स्पाइरल मोशन मतलब कि ये घूम भी रहा है, बाहर चल भी रहा है, दोनों मोशन के कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और प्लस उसकी एनालिसिस करना, उसकी रेजोल्यूशन करना, इक्वेशन बनाना, ये काफी कठिन हो जाएगा, ये काफी कठिन हो जाएगा। इस सवाल में जब हमसे पूछा गया है समय बताइए, तो समय तो भैया धरती पर हर व्यक्ति के लिए, अगर देखा जाए बाहर से देखो या अंदर से सिस्टम में देखो, समय तो सेम ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं ना कोई बाहर से देख रहा है तो उसके लिए रात हो गई और कोई केबिन के अंदर है तो उसके लिए दोपहर हो गई। अगर 2 बज रहे होंगे तो अंदर वाले के लिए भी 2 होंगे, बाहर वाले के लिए भी 2 होंगे, है ना। तो टाइम तो दोनों के लिए सेम है। तो हमारे लिए बाहर से करना ये कठिन पड़ जाएगा, तो इसीलिए आप इसको ना करें, आप चलिए सिस्टम के अंदर। समझना, अगर मैं इसी सिस्टम की बात करूं, सारे बच्चे जरा देखना, यही हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हम लोगों ने यहां पर वो गड्ढा बना रखा है बेटा, ठीक है, जिसके अंदर वो पार्टिकल मूव करेगा, और ये रहा थीटा एंगल। अगर मैं इसको R रेडियस पर ऐसे घुमा रहा हूं, ये अगर पूरा सिस्टम हमारे पास ओमेगा से घूमना स्टार्ट कर रहा है R रेडियस पर, सारे बच्चे जरा देखना, अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम का ही ऑब्जर्वर ले लूं, कैमरा यहां पर लगा लूं, ठीक है, तो कैमरे का खुद का अपना, ये खुद सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा होगा, हाँ। और अगर ये खुद सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ, यस। तो इसको अगर चीजों को देखना है तो एक सूडो फोर्स बनाएगा, ठीक है। सारे बच्चे मेरे को बताना कि इस पार्टिकल पर, जो यहां पर पार्टिकल है, इसके ऊपर का सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? सोच के बताइए भाई, ध्यान रखना, ये 3 सवाल इंपॉर्टेंट है।
अब आप सभी लोगों ने बोलता है सर आप हमें होमवर्क दीजिए, हम ट्राई करके आएंगे, इसीलिए दिया, अदरवाइज मैं कल ये पढ़ा चुका होता। सर टाइम इज रिलेटिव, नीतीश कुमार बेटा, टाइम इज रिलेटिव जब आप रिलेटिविस्टिक स्पीड्स की बात कर रहे हो। क्या आप में से इसमें कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से चल रहा है? नहीं। तो आप उस सारी चीजें जो आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है चीजों के बारे में, उसको साइड करिए और जो लॉजिक पूछा जा रहा है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि सिलेक्शन रिलेटिविस्टिक थ्योरी से नहीं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से होने वाली है तेरी। ठीक है, तो इस पर ध्यान दे। ये हमारे पास अगर आप देखेंगे तो इस पर जो भी सूडो फोर्स आएगा दैट इज मास ऑफ द बॉडी आर ओमेगा स्क्वायर। ध्यान समझना, यू नो दैट जो भी इसका ये लेंथ है, लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, तो मैं ये मान सकता हूं कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा बेटा, है ना? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक तो ओमेगा कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। अब मुझे बताइए कि जब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या मुझे ये फोर्स को रिजॉल्व करना चाहिए? एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। सर हमारे पास वो फोर्स होगा जो इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहा होगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग ग्रूव। सर आपने उधर क्यों रिजॉल्व किया? अलोंग ग्रूव। बेटा कई बच्चे को ना, जब मैं आफ्टर द क्लास डाउट्स लेता हूं ना, मुझे बहुत दुख होता है, गुस्सा तो नहीं आता है, ठीक है, अब ये विद टाइम मैं समझ चुका हूं, लेकिन दुख बहुत होता है कि आप क्लास में मेरे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सुनते ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि ये वाला फोर्स हमेशा कांस्टेंट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जब ये दूर जाएगा तो रेडियस वेरी करेगा। भाई एल इज वेरी वेरी स्मॉल, ये यहां से लेके यहां तक भी चला जाए तो ये इतना छोटा है कि कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात, सर आपने इसको इधर ही क्यों रिजॉल्व करा और इधर क्यों रिजॉल्व करा? भाई देख ब्लॉक चलेगा कैसे, पहले ये चीज समझ। तेरे को भी ये बात पता है कि जब तो उसको पकड़ करके घुमाने की कोशिश करेगा वो बीड बाहर की डायरेक्शन में भागेगा, तो कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए जो इस डायरेक्शन में लेके जाए। तो जो भी इस पर फोर्स लग रहा था तो उसको किस प्रकार से रिजॉल्व करेगा कि भाई वो अलोंग दी मोशन उसको मूव करा पाए, फोर्स जानने तो पड़ेंगे। तो भाई हमारे लिए यही तो बना कि एम आर ओमेगा स्क्वायर का कॉस थीटा जो कंपोनेंट है, यही इसके लिए मास इंटू एक्सेलरेशन बनेगा। एम से एम गया बेटा तो एक्सेलरेशन आएगा आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। सारे बच्चे मुझे बताइए कि क्या काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड है या नहीं है? हाँ, अब देखो ये सवाल आ गया, आयुष सिंह का सवाल आया है, सर क्या हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाएंगे? अब खुद से सोचिए, ये सारी चीजें आपको बताई हैं। अब मैं भी आपसे यही सवाल पूछूंगा सभी बच्चों से, क्या इसके बाद काइनेमेटिक्स की इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं? वेरी गुड, लव यू बेटा। ये कांस्टेंट, देखो यही सारी चीजें ना, अभी आपको शायद लगता है कि आप सर मैं अच्छे लेवल के सवाल नहीं कर पाता, मैं बता रहा हूं विद टाइम अब आप ये सारी चीजें सोच पा रहे हैं ना, थोड़ा सा टाइम और देना फिजिक्स को, अपने आप देखोगे फिजिक्स कितनी इंप्रूव होती है। सर ये क्वेश्चन में दे रखा है कांस्टेंट है और सर थीटा हमारे पास कांस्टेंट है। अब कई बच्चे सीधे ये सोच नहीं पाते हैं कि यार हम क्यों कर रहे हैं। जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड हुई। अब इसी को कहते हैं अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन हमारे पास वैलिड है। उन्होंने बोला समय बता दो, ये लेंथ कितना था? एल था। मैंने कहा S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर आपने यही क्यों यूज किया? क्योंकि S हमें, ध्यान सुनो, टाइम हमें चाहिए और लेंथ दे रखा है, तो एक ही इक्वेशन है टाइम और लेंथ की, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट L, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन की अगर आप बात करोगे बेटा आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इंटू टी का स्क्वायर। तो किस किस का यही टाइम आया था? सारे बच्चे एक बार दिल बना दीजिएगा, 2L डिवाइड बाय आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। सर इतने टाइम के बाद वो वहां पर पहुंच जाएगा। यस सारे बच्चे। बेटा देखो मैं हंसी मजाक बहुत कुछ करता हूं, ठीक है, कई बार मसाले और झूठ भी बोलता हूं, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर आप 11वीं में रह के इतना सोच पा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत कठिन है। मैं अब देखो टीचर्स भी हो सकता है इस पर सेकंड ओपिनियन रखे, वो बोलेंगे पता नहीं आप इसको कठिन क्यों कह रहे हो, आसान तो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है, कंपोनेंट लेना है, सॉल्व कर देना है। मैं टीचर के लेवल के
या जिस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है ना उस लेवल से सोच ही नहीं रहा हूं। मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूं कि भाई जब मैं 11th क्लास में था तो मैं ये सारी चीजें नहीं सोच पाता था। ठीक है, तो अगर आप सोच पा रहे, मैं उसको कहूंगा कि इसको प्लीज अप्रिशिएट करिएगा कि ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर था। क्लियर? हाँ, आंसर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था अपने में। मैं किसी से कंपेयर नहीं करता, मैं बस तुम्हें कई बार बोला है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाने से मेरा बच्चा मेरे से बेटर बन के निकल जाए। ठीक है, तो मुझे ये लगेगा कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कराए। अगर आप वहां तक सोच पा रहे, मोर देन सफिशिएंट है। बहुत सारी दुनिया हो सकता है बहुत आगे हो, इससे भी बहुत बेटर सोच पा रही हो, हमें अभी उनसे लड़ना ही नहीं है। हमारा ग्राफ धीरे धीरे सोचने का वहां तक बनना चाहिए। अब ये सवाल आपका एडवांस का सवाल है भाई, एंड ये देखना कितना माइंड को आपका मतलब ट्विस्ट करेगा। अब ये सवाल कितनों से हुआ है, मतलब कितनों ने ट्राई किया। देखो, अब कोई बच्चा ना क्लास में ही इसको ट्राई करेगा ना, तो सबसे पहली चीज वो इस क्वेश्चन में एंटर कर रहा होगा, तब तक हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो वो हमेशा हमसे एक कदम पीछे चलेगा। फिर कहेगा सर मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि तू फॉलो कर रहा है, तू लीड करने की या फिर साथ चलने की बात नहीं कर रहा, तू पीछे है भाई हमसे। अब जिस बच्चे ने एक बार ट्राई किया होगा, भले ही गलत हुआ, वो एटलीस्ट साथ साथ सोच पा रहा होगा, हाँ यार ये चीज करनी चाहिए थी और ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। समझ रहे हो? हाँ, आइए, ट्राई किया है वही बहुत है। अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, मुझे इसके आंसर से मतलब ही नहीं है, बिलीव मी, मुझे इसके आंसर से मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि क्या आप अपनी नोन इंफॉर्मेशन जो क्लास में आपको बताई गई है उसको आप ढंग से सोच पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि ये जो टाइम है ना क्वेश्चन को मिलना, उसमें से डेटा उठाना और अप्रोच बनाना, ये 10वीं क्लास में होता नहीं था। 10वीं क्लास में आपके शो डायरेक्ट सवाल आते थे, आपको जो चीज बताई गई है फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो, यू विल गेट योर आंसर। बट हमारी अब जो तैयारी चल रही है ना बेटा, दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल, ये सीधी सादी तैयारी नहीं है, हमें बहुत तरीके से सोचना पड़ रहा है। तो 10वीं क्लास और 11वीं क्लास में यही डिफरेंस है कि आपको लिमिटेड थ्योरी को कितनी तरीके से घुमा फिरा के आपको पूछा जाता है। आप सवाल सुनना, कितना प्यारा सवाल है। A long horizontal rod has a bead which can slide along its length and is initially placed at a distance L from one end A of the rod. The rod is set in angular motion about A with a constant angular acceleration alpha. Non-uniform circular motion हमारे पास हो गया है। ठीक है सर, आपको कैसे पता? भाई देखो, अगर अल्फा है तो दैट मीन्स ओमेगा बढ़ेगा, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो v इक्वल टू आर ओमेगा, v भी बढ़ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। या तो ऐसे सोचिए, या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a इक्वल टू आर अल्फा हमारे पास होता है, अगर अल्फा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द बीड इज म्यू, द ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड, इन्होंने खुद बोला है कि ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर दीजिए। देन द टाइम आफ्टर विच बीड स्टार्ट स्लिपिंग इज, कितने समय के बाद ये स्लिप करना स्टार्ट करता है। कितने बच्चों को सवाल समझ आया कि ये प्रोसेस क्या है, कौन सा फिनोमिना कर रहे हैं, किस किस को ये सवाल समझ आया? सारे बच्चे मुझे ये बताइए भाई। इस सवाल का आंसर से ज्यादा मैटर करता है सवाल को रीड करना, डेटा से डायग्राम बनाना और इक्वेशन बनाना। बिलीव मी, सारे बच्चे सवाल समझ आया? अब मैं इसको दोबारा समझाने की आपको कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास रॉड है, मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक इस प्रकार से, समझना, एक नट बोलिए या फिर एक सिलेंडर इस प्रकार से मैंने इसके ऊपर रख दिया है। ठीक है, सवाल सुनना, इन्होंने हमें क्या बोला है, ये कुछ इस प्रकार का सवाल है। ठीक है, हमारे पास ये रॉड है बेटा, जैसे आप लोगों ने ये पेच देखे होंगे ना कि आप स्क्रू पर वो ऐसे पेच घुमाते हैं, साइकिल वाइकल में भी लगे हुए देखे होंगे कि आप उसको टाइट करते हैं फिर ओपन करने के लिए ऐसे कर देते हैं। वैसे ही समझिएगा, अब इसमें चूड़ियां नहीं है, ठीक है, वो स्क्रू नहीं है जिसपे ये घूमेगा। इट्स लाइक एक रॉड है हमारे पास और मैंने एक बीड ले ली, मोती ले लिया जो इस पर आराम से मूव कर सकता है। अब समझना, फ्रिक्शन है इसका भी और बीड का भी है। मैंने इसको यहां पर घुमाना स्टार्ट किया है, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट मैंने इसको घुमाना स्टार्ट किया है और ये अल्फा से हमारे पास रोटेट कर रहा है। अल्फा मींस ये स्पीड अप का केस है। सारे बच्चे जरा समझना, रेस्ट से है और ये स्पीड अप का केस है। सारे बच्चे अब देखना, मुझे ये बताइए, अगर मैं एक रॉड ले लूं, उसके ऊपर यहां पर एक मोती डाल दूं और अगर मैं इसको धीरे 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 स्पीड करना स्टार्ट करूं, बिल्कुल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पर बीड है,
मैं घुमाना स्टार्ट करा, स्पीड करा, ये मोती किधर जाने की कोशिश करेगा? सोचिए सारे बच्चे, ये किधर जाने की कोशिश करेगा सारे बच्चे? अब देखना, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चे। इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक रॉड है, एक बीड है, मैं इसको रेस्ट से घुमाना स्टार्ट कर रहा हूं, स्पीड अप कर रहा हूं, ठीक है, एक बीड को। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द बीड इज म्यू, ग्रेविटी, कितने समय के बाद ये फिसल जाएगा, ये किधर जाने की कोशिश करेगा? वेरी गुड। इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग किधर होगी? टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग हमारे पास किधर होगी? आप सभी लोगों ने बोला बाहर की डायरेक्शन में होगी सर। मैंने कहा हाँ, तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? अगर मान लीजिए मैं बीड रखूं, हल्का सा घुमाऊंगा, बाहर थोड़ा ना भाग जाता है। कुछ सोचिए, हल्का सा घुमाते ही बाहर भाग जाएगा? नहीं, जब आप घुमाना स्टार्ट करेंगे, एक स्पीड के बाद बाहर भाग जाएगा। सारे बच्चे मुझे बताइए, फ्रिक्शन कहां लगने की कोशिश करेगा? सोच के बताइए। इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, आपने कहा कि सर ये बीड को अगर आप बहुत तेजी से घुमाओगे बाहर की साइड भाग के गिर जाएगा। फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए? वेरी गुड। फ्रिक्शन एक्चुअली में अंदर की डायरेक्शन में लगना चाहिए। फ्रिक्शन इसको रोक करके रखेगा कि ये एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम पाए। फ्रिक्शन इसके लिए क्या काम करेगा बेटा? फ्रिक्शन काम करेगा इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का। ध्यान सुनना, फ्रिक्शन काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में कैसे घूम पा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, अंदर की डायरेक्शन में। वेरी गुड। ये एल लेंथ इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है ना? तो मैंने कहा कि यही जो आपका फ्रिक्शन है, यही एम एल ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है। सारे बच्चे बताना। अब नेक्स्ट सवाल, अल्फा था, अगर मेरे पास अल्फा है तो ओमेगा इंक्रीज करेगा, ओमेगा मेरे पास इंक्रीज करेगा, फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, ओमेगा इंक्रीज करेगा, फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा। क्या आपको यह बात समझ आ रही है? When this collar या फिर when bead will slip, when bead will slip, सारे बच्चे दिल बनाएंगे कि फ्रिक्शन, भाई देखो फ्रिक्शन ना रोक के रख रहा है कि भाई तू बाहर मत चले जाइयो, बाहर मत चले जाइयो, बाहर मत चले जाइयो। समझना है मेरी बात? फ्रिक्शन बार बार अंदर लग रहा है, भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अब ये स्पीड होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है। ये कह रहा है भाई बहुत तेजी से घूम रहा है, मैं तो बाहर चला जाऊंगा। फ्रिक्शन रोके जा रहा है, रोके जा रहा है, रोके जा रहा है। फ्रिक्शन की तो एक औकात है ना भाई, फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू है ना, उससे ज्यादा तो लग ही नहीं सकता। तो व्हेन बीड विल स्लिप, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आएगा, कहेगा भाई मैं इतना ही तेरे को पकड़ के रख सकता हूं सर्कुलर मोशन में चलने के लिए। मेरे वर्ड को सुनना, फ्रिक्शन की वजह से ही सर्कुलर ट्रैक पे था। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, स्मूथ होता, ये सड़क से बाहर भाग गया होता। फ्रिक्शन कह रहा है भाई मैं इतना ही लग के तेरे को सर्कुलर ट्रैक पे रख पाऊंगा, अगर तू और बाहर जाने की बात करेगा तो तू चला जा भाई। फ्रिक्शन मैक्सिमम पर आ जाएगा, दैट इज म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो समझना, व्हेन बीड स्लिप्स, तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ चुका होगा और ये एम एल ओमेगा स्क्वायर हो चुका होगा। तो म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इज एम एल ओमेगा स्क्वायर। सारे बच्चे अब ध्यान से सुनना, मुझे अब ये बताइए, नॉर्मल रिएक्शन यहां पर वजन तो है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा? ओमेगा नहीं पता, एन नहीं पता, मुझे ये बताइए नॉर्मल रिएक्शन कहां से आएगा यार? सारे बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन कहां से आएगा? अब जरा देखते हैं। सर नॉन इनर्शियल फ्रेम से करा, कोई दिक्कत नहीं है, एम आर ओमेगा स्क्वायर तो यहां बना ले, बात वही आएगी, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कहां से आएगा? ये हुई बात टेंजेंशियल। अब सारे बच्चे जरा ये चीज समझना, देखो ये चीज ना एक्चुअली में सोचनी थी इस एडवांस के सवाल में, ग्रेविटी इन्होंने कहा है कि नहीं है। तो अगर सारे बच्चे समझना कि हमारे पास ये रॉड है, ये कॉलर है,
अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको एक कॉलर दिखाई देगा और सेंटर पर रॉड दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये आपका रॉड है, ग्रेविटी तो है ही नहीं, तो कॉलर आपको कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई देगा। सारे बच्चे यस और नो। रॉड के बाहर कॉलर कहीं ना, मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूं, अब समझना ये चीज। ये हमारे पास कॉलर होगा ऐसे। अगर आप देखें कि ये रॉड थी, इस पर हमारे पास कॉलर है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आपको रॉड का क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है। हाँ सर, रॉड का क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाहर हमारे पास जो बीड थी वो उसका क्रॉस सेक्शन आपको सर्कुलर दिखाई देगा। यस, ग्रेविटी नहीं है तो ये हवा में फ्लोट कर रहा है। अब सारे बच्चे जरा देखना, सबसे कठिन पार्ट इसका कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे है। अब आप सारे बच्चे एक बार उठिए, जो बच्चा सीखना चाहता है सीरियसली एक बार अपनी जगह से उठिए, रॉड पकड़िए, और अगर आपके पास कोई चूड़ी है, ठीक है, घर में से कोई चूड़ी या सर्कुलर कोई रिंग टाइप की है, तो प्लीज उसको उठा लीजिए। ठीक है, मेरे पास यहां पर नहीं है, ठीक है, प्लीज उसको आप उठा लीजिए। ठीक है, देखें एक बार रिंग अगर है हमारे पास, ये देखो हमारे यहां पे क्या है, पेंटर्स सब तोड़ ताड़ के बैठे हुए हैं। यहां पे रिंग है ही नहीं यार, यहां सब फालतू। अरे मेरी घड़ी घड़ी इतनी देर बाद मिली भाई, कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ मैं कह रहा हूं भाई, कौन चुरा लेगा घड़ी हमारी। ठीक है, हाँ घड़ी मिल गई भाई साहब, रुक जाओ भाई, घड़ी पहन लेते हैं। यस, टेप आ गई। ठीक है, अब जरा सारे बच्चे जरा देखना, ये हमारे पास रॉड को हमें इधर की डायरेक्शन में घुमाना है। टेप रख लीजिए। अब जैसे आप इसको घुमाने, रॉड से पकड़ के घुमाएंगे, तो आप सारे बच्चे बताना बाहर की साइड में कांटेक्ट बन रहा है या पीछे की साइड में कांटेक्ट बन रहा है। इसी डायरेक्शन में घुमाना, इस डायरेक्शन में रॉड को घुमाइए, तो देखो रॉड या तो इस वाले सरफेस को कांटेक्ट बना सकती है या तो इस वाले सरफेस को कांटेक्ट बना सकती है। सारे बच्चे बताना, जब आप इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, रॉड किधर कांटेक्ट बना रही है? पीछे वाले सरफेस पे कांटेक्ट बना रही है या आगे वाले सरफेस पे कांटेक्ट बना रही है? सारे बच्चे बताइए भाई। वेरी गुड। देखो ग्रेविटी, अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ग्रेविटी तो बोला है ही नहीं, तो नहीं तो ग्रेविटी की वजह से ये इस पर होल्ड हो जाती, ग्रेविटी होता तो ऐसे हो जाती, और फिर अगर आप भगाने की कोशिश करते तो आगे वाले सरफेस पर ये टच करता है ना, पीछे वाले देखा जाए तो एक्चुअली में। अब ये चीज ना आप करके देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। ये फ्रंट सरफेस है, फ्रंट सरफेस, और अगर आप देखें तो एक होगा पीछे वाला सरफेस, बैक सरफेस। अब ये आप सभी लोगों ने कर लिया तो अब समझाना आसान है। पीछे वाले सरफेस पे आ रहा है कि हमारे पास ये रिंग है, जैसे ये रॉड इसको घुमाने की कोशिश करेगी तो ये इस वाले सरफेस पर हिट करेगी, ऐसे ध्यान समझना, ऐसे ये इस वाले सरफेस पर हिट करके इसको लेके जा रही होगी। ये बात समझ आया? इधर पीछे वाले सरफेस पर। ठीक है, ग्रेविटी तो थी ही नहीं, तो अब जरा समझना, ये रॉड थी और अब जरा देखो ये कुछ ऐसे था, ये थी आपकी रिंग। आपको ये बात पता लगी कि भाई इन दोनों के बीच में कांटेक्ट आया है, तो कांटेक्ट आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। हां सर, नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन होता है पुश फोर्स। यस, तो रिंग को इधर मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन और रॉड को इधर मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। सारे बच्चे यस और नो खुद से एक बार देखिए। सर ग्रेविटी कहां है? अबे क्वेश्चन में ही बोला है कि ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। उन्होंने कहा ग्रेविटी को मत देखो, तो आप ग्रेविटी को मत देखिए, समझिए जैसी इस रॉड को अगर आप ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे इधर कांटेक्ट में आएगा,
है ना। सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा था, तो जरा आप सारे बच्चे देखना, कांटेक्ट यहां बना तो इन दोनों सरफेस के बीच में ही नॉर्मल रिएक्शन आएगा, एक रिंग को मिलेगा, एक रॉड को मिलेगा। सारे बच्चे मुझे बताइए, क्या आप ये चीज सोच पा रहे हैं, इसको घुमाने के लिए नॉर्मल रिएक्शन ही था। अगर कोई इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, कोई इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, बीड का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, तो इसको नॉर्मल रिएक्शन कहां मिलेगा। अब देखो, ये करके नहीं देखोगे ना तो आपको लगेगा सर मेरे को समझ नहीं आया। करके देखिए, नॉर्मल रिएक्शन आपको यहां कहीं मिलेगा, टेंजेंशियली, हाँ या ना सारे बच्चे। इस रॉड पर जैसी ये कांटेक्ट बनेगा तो इस रॉड को नॉर्मल रिएक्शन इधर मिलेगा, रिंग को नॉर्मल रिएक्शन इधर मिलेगा। ये सर्कुलर मोशन में क्यों घूम पा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग एज टेंजेंशियल फोर्स, दैट इज MAT, या फिर F टेंजेंशियल इज इक्वल टू MR अल्फा। सारे बच्चे यस। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ध्यान समझना। हमारी कहानी क्या बनी कि जब ये स्लिप करने की टेंडेंसी, स्लिप की वर्ज, एट वर्ज ऑफ स्लिपिंग, एट वर्ज ऑफ स्लिपिंग, सारे बच्चे जरा देखना, तो मैंने कहा कि म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन MR ओमेगा स्क्वायर होगा, और म्यू नॉर्मल रिएक्शन था MAT इक्वल टू MR ओमेगा का स्क्वायर, M से M चला गया, म्यू टाइम्स AT विच इज R अल्फा इज इक्वल टू R ओमेगा का स्क्वायर। अब सारे बच्चे ध्यान सुनना, R पता है, R हमारे पास L था ना, चलिए ठीक है, R की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, R की वैल्यू इज L इन दिस केस, ठीक है, R से R चला गया, ठीक है, म्यू अल्फा दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। मुझे समय लाना है, कैसे करें आप भाई? ये तो वो ओमेगा है, दिस इज दैट ओमेगा जहां पर स्लिपिंग हुई, तो क्या मैं लिख सकता हूं, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो ओमेगा विल बी इक्वल टू अल्फा टी, तो ये आएगा म्यू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी का स्क्वायर, ये गया म्यू बाय अल्फा का रूट। इतने समय पर सवाल सॉल्व हो गया। किसनों को ये बात समझ आ गई? दिल बनाइए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बहुत मस्त क्लासिक सवाल है, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान सुनिए। पहली बात, ये स्लिप बाहर की डायरेक्शन में स्लिप करने की, जैसे आप घुमाओगे बाहर चला जाएगा, तो स्लिप बाहर की है तो फ्रिक्शन कहां? अंदर। फ्रिक्शन ही इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिए, ओमेगा बढ़ता जा रहा है तो फ्रिक्शन कहेगा भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। फ्रिक्शन की भी एक औकात है, मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद वो लग नहीं सकता, स्लिप हो जाएगा। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन MR ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ये ओमेगा क्या है? जिस पर स्लिपिंग हुई। ये ओमेगा क्या है? ओमेगा एट विच स्लिपिंग अकर्स, ठीक है, यही हुआ। मैंने कहा नॉर्मल रिएक्शन यार, वजन तो है नहीं, कई बच्चे नॉर्मल रिएक्शन को पढ़ लेते हैं N इज इक्वल टू mg। अरे भाई, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर थोड़ा ना होता है। इस चीज को समझ कि हमारे पास जो ये रॉड थी, जैसे इसको लेके जाएगी तो ये इस वाले सरफेस पे कांटेक्ट में आएगा। यहां कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, एक मेरे हाथों को इधर मिलेगा, रॉड को इधर मिलेगा, पुश फोर्स दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। मेरा हाथ इस रॉड के साथ क्यों गया? क्योंकि मेरे हाथ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन इधर था, वही इसका टेंजेंशियल फोर्स बना। तो टेंजेंशियल फोर्स हमारे पास है तो MAT, AT की वैल्यू इज R अल्फा, तो मैंने यहां पे वही लिखा MAT R अल्फा, R गया, म्यू अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा तो समय के साथ वेरी कर रहा था, तो मैंने कहा रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, अल्फा कांस्टेंट है, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, यहां रखा, टाइम आ गया, अंडर रूट में म्यू बाय अल्फा, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। खत्म। सर इसको डायरेक्टली कर दें, क्वेश्चन तो लेंदी नहीं है, वेरी गुड। किस किस को ये सवाल अब थोड़ा सा समझ आए कि हाँ यार कैसे इसको सोचना है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कैसे इसकी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें समझ आई। देखो
ये एडवांस का सवाल क्यों बना? क्योंकि आपको इसको विजुलाइज करना पड़ेगा कि कांटेक्ट कहां बन रहा है, कौन इस रिंग को आगे ले जा रहा है, कौन इसकी स्पीड, ये बहुत छोटी छोटी चीजों को आपको समझना है, हाँ या ना? तो इस सवाल को अगर आप दोबारा से क्लास के बाद देखें तो बिल्कुल भी बुराई नहीं है। ये एक अच्छा क्लासिक एग्जाम्पल है कि सर आपने सूडो फोर्स के टॉपिक में क्यों कराया, क्योंकि यही वाली चीज जो आपने बात करी, मैंने सेंट्रीपिटल वर्ड यूज किया है, तो मैं बाहर से देख रहा हूं। अगर कोई बच्चा यहीं पर कैमरा लगा ले तो वो कहेगा एम आर ओमेगा एम एल ओमेगा का स्क्वायर, वो कहेगा कि यार ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है, इसीलिए रुका हुआ दिख रहा है। इक्वेशन यही आती। तो अगर आप सेंट्रीफ्यूगल से करना चाहें सवाल, सेंट्रीफ्यूगल से करिए। आप सेंट्रीपिटल से करना चाहें, बाहर से देखना चाहें तो बाहर से करिए। क्लियर है क्या? यस और नो? वेरी गुड। अब ये आपका HCV का लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल है। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर? क्लियर? ठीक है, हाँ राइट। सर डिफरेंशिएशन से कर सकते, क्यों करेगा डिफरेंशिएशन से? जब क्वेश्चन में पहली बात देखो यही होता है कि आप क्वेश्चन को कितना अच्छे से रीड करते हैं, ठीक है? कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट है तो आपकी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेंदी हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तो जब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड है तो डायरेक्टली लगाना भाई, ठीक है? लास्ट सवाल, a table with a smooth horizontal surface is turning at an angular speed omega about its axis। एक हमारे पास टेबल है बेटा, ठीक है? ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से यहां पर घूम रहा है, ठीक है? A groove is made on the surface along the radius and particle is gently placed inside the groove at a distance a from the center। अब आपने क्या करा है बेटा, यहां पर एक गड्ढा खोद दिया है अलोंग दी रेडियस, जिससे ये बाहर की साइड में भाग सकता है, और मैंने यहां पर एक पार्टिकल को रख दिया है एट अ डिस्टेंस कितना a, ठीक है? हमारे पास a groove is made on the surface along the radius and a particle is gently placed inside the groove at a distance a from the center। find the speed of the particle as its distance from the center is l। ये वाला पार्टिकल यहां बाहर भागते भागते जैसे ही ये l डिस्टेंस पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बता दीजिए सारे बच्चे, सारे बच्चे। सवाल समझ आया? अब ये फिर से ग्रूव वाला ही सवाल है, ठीक है? हमारे पास एक सर्कुलर टेबल, आप समझिए रेडियस के अलोंग हम लोगों ने गड्ढा खोद दिया। अब मैंने वहां पर ए डिस्टेंस पर एक पार्टिकल को यहां जेंटली आराम से रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब मैं इसको ओमेगा से कांस्टेंट, कोई स्पीड नहीं कर रहा हूं, मैं ओमेगा से घुमा रहा हूं, तो ये पार्टिकल तो बाहर भागेगा, हाँ या ना? पहले तो ये चीज समझिए, यस और नो? कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, तो ये बाहर की डायरेक्शन में भागेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बाहर की डायरेक्शन में भागेगा। अब समझना, बाहर से अगर कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, मेरी बात को समझना, बाहर से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है उसके लिए स्पाइरल मोशन होगा, सर्कुलर मोशन नहीं है इसके लिए। कोई बच्चा बोले कि सर ये तो गोल घूम रहा है ना, अरे भाई कोई पार्टिकल यहां से चलते चलते बाहर आ रहा है, समझ, अगर ये डिस्टेंस a पर ही रहता तो तेरे को बाहर से क्या दिखाई देगा कि ये तो सर्कुलर मोशन है सर। अब समझ, समय के साथ ये बाहर की डायरेक्शन में जाए जा रहा है, तो ये एक्चुअली में ऐसे हमारे पास ऐसे गया है, ये सर्कुलर ट्रैक नहीं है भाई। तू अगर बाहर से दोनों मोशन के कॉम्बिनेशन देखे कि ये बाहर भी जा रहा है और रेडियस भी बढ़ रहा है, हमारे वो बाहर भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो ये हमारे पास ऐसे एक ट्रैक पर जाएगा, ये ऐसे कर करके हमारे पास घूम करके यहां आएगा, तो बाहर वाले मोशन को स्पाइरल मोशन दिखाई देगा, इरिटेट हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा। अब हमारे लिए बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि आप ऑब्जर्वर को इसी पर बैठा दीजिए, यस, नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही करना यह सवाल बेहतर है, ठीक है? बाहर से आपका ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का अगर ये बंदा रहेगा, कैमरा अगर आप यहां पर बताएं तो हमारे लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम में आप क्या कहेंगे कि m
सारे बच्चे जरा अच्छे, एक और बात, ये वाले बंदे के हिसाब से करना बेहतर हुआ क्योंकि बाहर वाले बंदे को तो स्पाइरल दिखेगा, इसको सिर्फ बाहर का मोशन दिखेगा। सारे बच्चे बताना, जो ये आपका गड्ढा था, ठीक है, जो ये आपका गड्ढा था, इसमें जो ये पार्टिकल जाएगा, इसके ऊपर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? जरा देखिए, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सोच के बताइए। वेरी गुड, कई बच्चे पकड़ पा रहे हैं, इंटीग्रेशन से ये सवाल होने वाला है। बेटा ये जो आखिरी के 3-4 सवाल है ना, ये आपका पूरा निचोड़ है टॉपिक का। जितनी मैकेनिक्स पढ़ी है, कई सारी चीजें पुरानी यूज होती है। अब जिनका बैकलॉग है, अच्छा रिवीजन नहीं है, उनको दिक्कतें आती हैं। अब या तो यहां पे रो या तो यहां पर और मेहनत करो। वेरिएबल है, क्यों सर? क्योंकि पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mr⍵² होगा। ध्यान समझना, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ है जब रेडियस की वैल्यू a थी, और पार्टिकल जब यहां तक पहुंचेगा तो रेडियस की वैल्यू l हो गई। तो आपको ही पता है जब ये यहां से यहां जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेरी करेगा। वेरी गुड, कांस्टेंट नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में mr⍵² रहेगा। अगर आप देखें तो ये जैसे जैसे मूव करेगा ये वेरी करेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू कैमरा, जो उसी के ऊपर हम लोगों ने लगा रखा है, हमारे लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम होता था, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम अटैच्ड विद बीड, अगर आप देखें तो ये r⍵² हमारे पास रहेगा। अगर आप एक्सेलरेशन देखें तो ये वेरी कर रही थी एज पर यू। तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन हमारे पास अब नहीं लगा सकते। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे को काइनेमेटिक्स इक्वेशन मैं लगा दूंगा। अरे क्यों लगा देगा, इस बार एक्सेलरेशन वेरी कर रही है। अब देखो कई बच्चे कहेंगे सर समझ नहीं आया, फॉर्मूला देखना भाई। बाहर से देखने पर ये स्पाइरल मोशन में जाते हुए दिखेगा तो कैलकुलेशन करना कठिन है। तो मैंने कहा हटाओ, तू अपना कैमरा उस पार्टिकल पे देख ले और वो कैमरे के हिसाब से ही तू चीजों को देख। तो mr⍵² लग रहा होगा, अब वो mr⍵² जैसे जैसे पार्टिकल दूर जाएगा, तो क्या तेरे को ये बात समझ आ रही है कि रेडियस डिस्टेंस बढ़ता हुआ तो इसके लिए भी है, लेकिन इसके लिए सीधा सीधा चल रहा होगा, तो रेडियस वेरी करेगा। हाँ सर रेडियस वेरी करेगा। अगर रेडियस वेरी करेगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुई या वेरिएबल? वेरिएबल। अब इन्होंने पूछा है कि जब ये हमारे पास, ध्यान सुनना, जब ये हमारे पास r = a से चलते चलते कहां तक आ जाए, r = l तक आ जाए, तो इसकी स्पीड बता दो। तो मैंने कहा मुझे a को dv/dt भी रख सकता हूं, इंटीग्रेशन से क्यों जा रहा हूं आपको समझ आ गया क्योंकि ये वेरिएबल है, और v dv/dx भी रख सकता हूं। सारे बच्चे मुझे बताइए, काइनेमेटिक मोशन इन 1D से सिखाया है, कौन सा बेहतर रहेगा? सर फ्रिक्शन। यार तुम सवाल क्यों नहीं पढ़ते हो नीरज बेटा, सवाल क्यों नहीं पढ़ते हो यार तुम? मतलब क्या, मतलब मन करता है ना कभी कभार इतना गुस्से से डांटू ना तुम्हें, फालतू के सवाल पूछ रहा है। सर फ्रिक्शन कहां गया? अबे दे रखा है सवाल, रीड करा है सवाल, बीच क्लास में उठ के आ जाते हो मुंह उठा के, IIT करनी है। सारे बच्चे सेकंड हमारे लिए बेटर है। अब ये चीज जो है ना, क्यों बेहतर है, ये सारी चीजें साथ में सोचो, क्योंकि अगर मैं dv/dt रखूंगा तो हमारे लिए, समझना बेटा, समय आएगा सवाल में, वेलोसिटी और समय का रिलेशन। हमें समय के साथ नहीं, उन्होंने बोला है जब डिस्टेंस या रेडियस l हो तो वेलोसिटी कितनी होगी, यही तो पूछा है ना। तो मैंने कहा यार इसको v dv/dr यूज कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल r है, x की जगह आपने r रखा, तो v dv = ω² r/dr। सारे बच्चे जरा यहां पर देखना, वेरिएबल कैसे आप पकड़ेंगे, आपको वेरिएबल होता है जिसके साथ ये लिखा होता है d। तो सारे बच्चे लिमिट्स मेरे को बताइए, r की लिमिट्स क्या होंगी, सोच के बताइए। r की लिमिट्स हमारे पास क्या होंगी, सोच के बताइए। हां सारे बच्चे, r की लिमिट्स, ये तो डिस्टेंस था, तो r की वैल्यू आपकी a से बढ़ते बढ़ते l तक गई है, तो a से l चले जाइए,
यहां वेलोसिटी वेरिएबल है 0 से v, क्योंकि रेस्ट से जेंटली आपने प्लेस करा है। वर्ड समझो, जेंटली मतलब उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, बढ़ते बढ़ते v हुआ, तो ये इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे तो ये v स्क्वायर बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2, यही मिलेगा। 2 और 2 हट जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। क्लियर है क्या? हाँ या ना सारे बच्चे? एक दो स्टेप कम लिखे हैं मैंने, ठीक है। अब ये मत रोना कि सर ये कैसे कर दिया। r का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट डालोगे तो एल स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट डालोगे माइनस ए स्क्वायर बाय 2। v dv का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाय 2, डिफरेंशिएशन मत कर देना, v स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट डालोगे v स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट डालोगे 0 का स्क्वायर बाय 2, तो वो हटा के सॉल्व करा, आंसर आ गया। ये आपका HCV का लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल है। क्लियर? अब उसमें शायद आई थिंक इतना एक्सप्लेन करा है कि बाहर से हम लोग इनर्शियल फ्रेम से सवाल क्यों नहीं बताया। इनर्शियल फ्रेम से क्योंकि वो स्पाइरल मोशन होगा, उसमें रेडियल टेंजेंशियल दोनों इक्वेशन बनेंगी, काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। इससे बेटर है नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही जवाब अपना बता दो। क्लियर? हाँ या ना? तो अगर आपको ये 3 सवाल दोबारा देखने पड़े, बिल्कुल डिजर्व करते हैं ये दोबारा देखने के लिए। अब आया हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। ये चैप्टर आपका अप्रोक्सीमेटली 9 लेक्चर्स लेगा, अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं, तो प्रीवियस नॉलेज आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अगर आपने ये चीज पढ़ी है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज, डॉट प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। फिर हमारे पास वेक्टर्स की बेसिक्स की रेजोल्यूशन करना आपको आता हो कि फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करना है, किधर कॉस थीटा आएगा किधर साइन थीटा आएगा, वेक्टर्स का एडिशन करना आता हो। क्रॉस प्रोडक्ट की यहां जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक्स आपको वेक्टर्स के आते हो। फिर आपकी काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस, हमें प्रोजेक्टाइल की जरूरत नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, ग्राफ में उतना सारा स्लो फ्लो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। बेसिक्स काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस और उनका यूज करना आपको आना चाहिए। आपकी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन, क्या बात करो सर ये जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा ये अगर आपको आता हो। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमारे पास, ये सर्कुलर मोशन तक फ्री बॉडी डायग्राम की भी हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर? ये अब कोई बच्चा देखो इसमें ऐसा नहीं कि इतना आता है, कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें नो डाउट और भी जरूरत पड़ती है, लेकिन यस अगर आपको ये इसके बेसिक्स पता है तो आई थिंक आप इस चैप्टर में आसानी से घुस सकते हैं और आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। इसका वेटेज अच्छा खासा है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन वेटेज अच्छा खासा है। ये पूरा मैं बता रहा हूं, ये वाला चैप्टर आपके रोटेशन मोशन या फिर कंप्लीट सिलेबस में रहता है। ये चैप्टर कंप्लीट सिलेबस ऑफ 11th and 12th, ठीक है, ऑफ 11th and 12th। आपको लग रहा होगा कि यार ये बाद में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक हमारे पास, ड्यूअल नेचर तक, हमारे एटम्स तक, न्यूक्लियाई तक, वहां तक ये चैप्टर की डिमांड रहती है। तो अब जो बच्चा इसको खराब करेगा 12वीं क्लास में तक उसको दिक्कत आएगी। तो जितने भी सीरियस बच्चे हैं बेटा, मैंने आपको बोला था ग्राफ अचानक से ऊपर उठेगा। किन बच्चों का उठता है? जिनके ये छोटी छोटी चीजें भी क्लियर है। कोई बहुत हाई लेवल आपने प्रैक्टिस नहीं करी सर 11th में, फिर भी मैं बता रहा हूं 12वीं में जाती है आपके एडवांस के क्वेश्चन खुद से आप निकालना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि बहुत हाई लेवल के सवालों में बहुत फंडामेंटल चीजें रिक्वायर्ड होती है। अभी आप लोगों ने एडवांस का सवाल करा, आपने देखा कि कितना माइन्यूट लेवल तक जाके आपको सोचना पड़ सकता है, राइट। तो आपको उस अच्छे लेवल के एडवांस के सवाल में बहुत माइन्यूट चीजों को भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आपको ये चैप्टर को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। क्लियर? स्टार्ट करें? यस, हाँ या ना? अब डॉट प्रोडक्ट करा चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करा चुके हैं,
कितने बच्चों डॉट प्रोडक्ट किन किन बच्चों ने कर रखा है, एक बार दिल बना दीजिए। डॉट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हैवी नहीं चाहिए। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इतना कि ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये होता है। और दूसरा, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो हमारे पास अगर ए1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप के फॉर्म में है, बी वेक्टर B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप के फॉर्म में है। तो अगर मैं आपको बोलूं इनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो याद हो A1 B1 करते थे, A2 B2 करते थे, A3 B3 करते थे। यह आपका डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास तरीका होता था। बस इतना सा, और कुछ नहीं चाहिए हमें। अब कोई बच्चा बोले कि सर मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा नहीं, अब वो रो रहा है, या तो फॉर्मूला रट ले भाई, इतना भी पढ़ लेगा सवाल होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात आती है वर्क होता क्या है। भाई ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम लोग जब भी, अगर आप फिजिक्स को देखें कि आपको कैसे पढ़ाई जा रही है, सबसे पहले आपको ना मोशन के बारे में बताया कि रेस्ट और मोशन। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने जब मोशन की बात करी, सबसे पहले काइनेमेटिक्स की बात बताई, और वहां पर यह बताया कि जब भी पार्टिकल हमारे पास चलता है तो उसका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करा कि भाई वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी कब बढ़ती है, वेलोसिटी कब कम होती है, स्पीड अप, स्लो डाउन, रिटार्डेशन, ऐसे ये सारी बातें करी। जब हम लोग उसके बाद काइनेमेटिक्स का मोशन, हमारा काइनेमेटिक्स वाला पार्ट खत्म हुआ, भले ही वो मोशन इन 1D हो या 2D हो, हम लोग उसके बाद जब लॉज ऑफ मोशन में आए तब हम लोगों ने बात करी कॉज की, कॉज ऑफ मोशन। यार कोई भी पार्टिकल रेस्ट से मोशन में आया, अब सवाल मोशन इन 1D एंड 2D में क्या था, बॉल को हम लोगों ने फेंक दिया v0 स्पीड से किसी एंगल थीटा पर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, ये वो फलाना ठिकाना। अब हम लोगों ने कहा कि भाई फेंकने के बाद की कहानी तो सॉल्व कर ली हम लोगों ने। यहां जब तूने बॉल को पकड़ा और फेंका, इधर से लेके इधर तक तूने फोर्स लगाया, तभी उसकी स्पीड बढ़ी, है ना। तो हम लोगों ने उसके फ्री बॉडी डायग्राम को, कि पार्टिकल को फेंकने के लिए मैंने यहां से लेके यहां तक फोर्स लगाया है तो उसकी स्पीड 0 से v हुई, उसके बाद मैंने हाथ छोड़ दिया, ग्रेविटी में जाके वो गिर गया। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई तूने जो फोर्स लगाया है उसको समझ। तो लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन, सर्कुलर और नॉर्मल, हमारा जो लॉज ऑफ मोशन था किस कहानी पर था कि बॉडी के अंदर जब मोशन आया तो किस कारण से आया, कौन था ऐसी चीज जो इसको चला पाया या रोक पाया। आपने फोर्सेस के बारे में पढ़ना सीखा। अब पार्टिकल सीधा चल रहा है तब कैसे फोर्स एनालिसिस, पार्टिकल रुका है तब कैसे फोर्स एनालिसिस, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तब कैसे फोर्स एनालिसिस की बात हम लोगों ने की। और आखिरी तक आते आते हम लोगों ने उस नजरिए को भी चेंज करा कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से चीजों को देख रहा है तो उसको फिजिक्स कैसे दिख रही है, कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है, तो उसको कैसे फिजिक्स दिख रही है। दोनों के कोरिलेशंस को समझा कि यार बाहर वाले व्यक्ति को हमेशा फिजिक्स सही दिखेगी, लॉज ऑफ मोशन को कोई दिक्कत ही नहीं देगा, वो इनर्शियल फ्रेम है, रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, उसको कोई बवाल की बात नहीं है। दिक्कत नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले ऑब्जर्वर को थी, क्योंकि वो खुद एक्सेलरेटेड होता था तो उसको न्यूटन लॉस खराब दिखते थे। तो उसको समझाने के लिए हम लोगों ने नकली फोर्स बनाया और फिर दोनों की फिजिक्स को मैच करा दिया। यहां तक पहुंच गए हम। अब बात आती है, जब आप काम करते हैं तो क्या आप थकते हैं? भाई मोशन देखा, कॉस देखा, अब कॉस कराने के लिए एनर्जी चाहिए थी ना यार। कोई ना कोई काम करेगा तभी तो ये होगा, हाँ या ना। तो अब हमारी बात आई कि जो आप फोर्स लगा रहे थे तो उसमें आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप वर्क कर रहे हो। तो अब हमें डिफाइन करना था कि यार जो व्यक्ति, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई बॉल फेंकते जाओ फेंकते जाओ फेंकते जाओ, थोड़ी देर के बाद आप थक जाओगे यार। तो ये जो आपकी एनर्जीज आई, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आई, वो आई कहां से? मेरी इंटरनल एनर्जी से। अगर मेरे को खाना वाना ना दो, बिल्कुल एनर्जी कम कर दो, क्या मैं बॉल को फेंकता चला जाऊंगा? नहीं, मेरी इंटरनल एनर्जी ही उसके मोशन का कारण बन पा रही थी। तो अब हम लोग डील करने वाले थे कि मैंने काम कितना किया, मेरी कितनी एनर्जी स्पेंड हुई उस काम को करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सारा खेल एनर्जी से ही रिलेटेड था। यस। अब
वर्क की बात करें तो अब देखो सबके अलग अलग तरीके हैं। आपने हो सकता हो वर्क का फॉर्मूला सीधे पढ़ लिया है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, या डॉट प्रोडक्ट से आप वर्क को निकालते हैं, लेकिन वर्क इस तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे। हम उस तरीके से डिफाइन करेंगे जिस तरीके से एडवांस का सवाल भी हम उस स्टेटमेंट से सॉल्व कर पाए। समझना, वर्क इज डिफाइंड एज, लिखिए जरा इसको, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स along the direction of force। मेरे वर्ड को सुनना, अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट देता हूं, बुक्स में ये स्टेटमेंट नहीं है, और बुक्स का जो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इनकम्प्लीट बोल रहा हूं, जेईई मेंस के सवाल करवा देगा, कुछ एडवांस के सवाल भी करा देगा, लेकिन सारे एडवांस के सवाल के लिए जो एग्जैक्ट चीज आपको समझनी है वो उसके ऊपर एनर्जी लगाओ, तो जेईई मेंस भी क्लियर होगा, जेईई एडवांस भी क्लियर होगा। अब ये डेफिनेशन क्या बोल रही है सर, ये तो बड़ी अटपटी सी बात लग रही है। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सर ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है। मैंने कहा इसको मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिए सारे बच्चे। अगर मान लीजिए मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक डब्बा है और मैंने इस डब्बे पर क्या करा, फोर्स लगाया है इधर, ध्यान सुनना, मैंने इस डब्बे पर फोर्स लगाया है इधर, क्लियर। तो जिस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कई बच्चों को लगता है कि बॉडी मूव करेगी तभी वर्क डन होगा। आप में से शायद कई बच्चे पढ़ चुके होंगे, हमसे तो, हमारे सिलेबस से तो कई बच्चे आगे ही चल रहे होंगे। सारे बच्चे मुझे बताना कि मान लीजिए एक बैलून है, ठीक है, ये बैलून मैंने दीवार पर स्टिक कर दिया, चिपका दिया है। सारे बच्चे मेरे को अब बताएं कि मैंने कहा कि यार इस बैलून को आप यहां से पकड़िए, खींचिए, छोड़ दीजिए, खींचिए, छोड़ दीजिए, खींचिए, छोड़ दीजिए, खींचिए, छोड़ दीजिए। बैलून पूरा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, बैलून मैंने यहां पे बांध रखा है, समझिए ये बंधा हुआ है हमारे पास, मूव नहीं कर सकता। मैंने बैलून को यहां पर पकड़ा, खींचा, छोड़ दिया, खींचा, छोड़ दिया, खींचा, छोड़ दिया, खींचा, छोड़ दिया, खींचा। सारे बच्चे बताना, क्या इस प्रोसेस में मैं थकूंगा, हां या ना? सोचिए, सोच के बताइए, क्या आप इस प्रोसेस में टायर्ड होंगे, थकेंगे, एनर्जी कम होगी, हां या ना? बेटा इधर उधर के बच्चों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, आप भी मत दीजिए। अगर मैं इस बैलून को, मान लीजिए आपके यहां पे एक रबड़ की मैंने वायर रखी है, रबड़ वाली इलास्टिक जो खींच सकती है, मैंने कहा पकड़ो, खींचो, छोड़ दो, खींचो, छोड़ दो, खींचो, छोड़ दो, खींचो, इसको आप पूरे दिन करिए, तो क्या आप थक जाएंगे? यस, थक गए। एनर्जी कहां गई? एनर्जी कहां गई? आप जब स्प्रिंग को खींच रहे हैं, इस बैलून को खींच रहे हैं, ये मटेरियल खींच रहा है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा, और जैसे ही आप छोड़ेंगे वापस आ जाएगा। आप फिर से खींच रहे हैं, ये मटेरियल को आप खींच रहे हैं, तो उसके अंदर एनर्जी गई, ठीक है, और फिर जैसे ही छोड़ रहे हैं वापस आ गई। अब आपकी एनर्जी तो ड्रेन्ड आउट हो गई। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार पूरे दिन में तेरे को थकावट फील हो रही है, तो तूने कुछ काम किया, तो तू बोलेगा हां सर, मैं तो पूरे दिन इसको नीचे खींच रहा था, छोड़ दे रहा था, नीचे खींच रहा था, छोड़ दे रहा था। अब 9वीं और 10वीं के स्टेटमेंट के हिसाब से तू बात बोले तो यार बॉडी तो मूव ही नहीं करी, बॉडी तो वहीं की वहीं है। बच्चे तो यही कहेंगे ना कि वर्क डन 0 है भाई। सर वर्क डन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था। सारे बच्चे ध्यान सुनना,
पहले 9वीं क्लास की थोड़ी सी स्टेटमेंट को तोड़ा जाए, क्योंकि वो गलत आपके दिमाग में घुसी पड़ी है। मैं बता रहा हूं, कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर बॉडी तो यहीं की यहीं है, आप बार बार इधर फोर्स लगा रहे हो, इधर मूव करा रहे हो, लेकिन बॉडी थोड़ी ना मूव करी है। हमें तो वर्क में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पड़ा है। जो बच्चे कह रहे हैं ना नो वर्क इज डन, समझिए अगर वर्क नहीं होता तो आप थकते नहीं, आपने काम किया है बेटा, यू हैव डन योर वर्क। ठीक है, प्रॉब्लम पता है कहां से आ रही है? जो बच्चे कह रहे हैं ना कि आपने वर्क नहीं किया, इससे आ रही है। क्योंकि 9वीं क्लास में जब वर्क पढ़ाया जाता है, आप लोगों को शायद डॉट प्रोडक्ट और ये सब इतनी मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है, और आप लोग इतने सीरियस भी नहीं होते अपने करियर के कि टीचर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दे। क्योंकि अगर अभी मैं इतना सीरियस होने के बाद एग्जैक्ट डेफिनेशन बता रहा हूं, आधे से ज्यादा बच्चे उसको समझेंगे नहीं, हल्के में ले जाएंगे। तो 9वीं क्लास में सोचिए, अगर आपको ये प्रोजेक्शन और ये सारी चीजें बताएंगे तो कहां ही बच्चा समझेगा, राइट? बच्चों के दिमाग में होता है कि यार अगर आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, बॉडी हमारे पास मूव करेगी, तभी वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है बेटा। अगर मान लो एक बॉल है, ठीक है, जो बड़ी सी हवा वाली बॉल है, बैलून है, दो दीवार के बीच में मैंने अटकाया, और मैं आपको कह रहा हूं इस पॉइंट को आप धक्का दीजिए तो बॉल ऐसे हो जाएगी, और फिर रिलीज कर दीजिए, धक्का दीजिए रिलीज कर दीजिए, धक्का दीजिए रिलीज कर दीजिए। आप थक जाएंगे भाई, पूरी बॉल मूव नहीं करी है। तो अब कोई इस लॉजिक के साथ बोले कि यार वर्क में तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, सर बॉल तो मूव ही नहीं करी है तो वर्क डन 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं सर। अरे पागल इंसान, तूने इस पॉइंट को यहां से यहां मूव कराया। एक्चुअली में ये डिस्प्लेसमेंट किस चीज का है, ये आपको 9वीं क्लास में पूरा नहीं बताया। डिस्प्लेसमेंट होता है जिस पॉइंट पर, जहां पर आपने फोर्स लगाया, जहां पर, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जहां पर फोर्स लगाया। सबसे पहली बात, डिस्प्लेसमेंट बॉडी की बात ही नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट बॉडी की का है ही नहीं। अपनी कॉपी में कहीं लिखिए कि जो हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट है किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर मैंने जहां पर फोर्स लगाया वो अगर मूव कर रहा है तो आप वर्क कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब आएगा या नहीं आएगा, हो सकता है 90 डिग्री हो, अभी उस चीज पर भी आएंगे। तो पहली बात, बॉडी की बात है ही नहीं। हम लोग फिजिक्स में इलास्टिक बॉडीज की भी बात करेंगे, हो सकता है बॉडी खिंच जाए स्प्रिंग के जैसे, हो सकता है रिजिड बॉडी डब्बे के जैसे चल जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्क इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको जरा ध्यान से समझिए, बॉडी का नहीं है, जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया है उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। सारे बच्चे यस और नो? क्लियर? यस और नो? ध्यान सुनिएगा, आपने इस पॉइंट को मूव करा तो अब हम लोग वर्क कैलकुलेशन की बात करेंगे। जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं उसके डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, बॉडी की बात नहीं हो रही। अब एक बच्चे ने बोला सर वॉल का क्या होगा, तो वॉल का भी अभी आएंगे। वॉल फोर्स लगाएगा, लेकिन जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है क्या वो मूव करेगा या नहीं करेगा, इस पर ध्यान रखना। बहुत इस चैप्टर में बहुत माइन्यूट चीजों पर ध्यान रखना है। अब सारे बच्चे, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मान लो कि फोर्स लगाने की वजह से ये कुछ डिस्प्लेस हो गया ds किसी एंगल थीटा पर, तो वर्क डिफाइन कैसे किया गया है, ध्यान से समझो। वर्क को डिफाइन ऐसे किया गया है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ point of application of force, point of application of force along force। समझना, वर्क को कैसे डिफाइन किया है? वर्क को डिफाइन किया गया है इस तरीके से कि आपने फोर्स लगाया तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या चला, हां मान लो इधर चला, तो हमें वो ds डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है, ध्यान सुनिए, वर्क विल बी इक्वल टू F इनटू इस डिस्प्लेसमेंट का इसके अलोंग क्या कंपोनेंट है। सारे बच्चे जरा यहां पर देखना, अगर मेरे लिए ये ds था, डिस्प्लेसमेंट था, तो इस डिस्प्लेसमेंट का इसके डायरेक्शन के अलोंग कितना है वो देखिए। प्रोजेक्शन मतलब इसका कंपोनेंट अलोंग फोर्स हमें चाहिए, तो ये आएगा ds cos थीटा।
तो वर्क कैसे डिफाइंड हुआ बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा ds cos थीटा। और जब हम लोगों ने ये चीज देखी तो हमने कहा a डॉट b क्या होता है? ab cos थीटा। तो वर्क की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये f डॉट s से भी आपने देखा होगा कि ये डॉट प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है। क्लियर सारे बच्चे? यस और नो सारे बच्चे? ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनिएगा। पहली बात, ds किसका है? ds है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है, बॉडी का नहीं देखना है। जो सीरियस बच्चे होंगे प्लीज इसको मार्क करिए अपनी कॉपी में, बहुत गलतियां होंगी एडवांस में। पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट की बात होती ही नहीं है। हमारे पास जहां पर फोर्स लगाया उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, पहली बात ये देखनी है। दूसरी बात, हमारे पास फोर्स इनटू क्या करा जाता है? इस डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलोंग कितना है। अगर फोर्स के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है, वर्क डन 0 है। फोर्स के अलोंग कोई कंपोनेंट है, वर्क डन है। सीधी सी बात। तो ds, अगर ये पॉइंट ऐसे चला था तो ds cos थीटा आपको करना है, तो f इंटू ds cos थीटा इज योर वर्क, और वर्क आया f डॉट s से। क्लियर है क्या? ds क्या है? अबे यार, लिख ले भाई। क्लियर सारे बच्चे? इसको लिखिए। अब देखना, सिर्फ अगर मैं इतनी बात बोल देता हूं तो यहीं से सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये 9th क्लास नहीं है ना कि भाई पूरा चैप्टर पढ़ाया जाए, 5 फॉर्मूले निकाले जाएं, फिर उसके ऊपर 10 सवाल कराए जाए, बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं है ना। सिर्फ इतने पे ही सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे? जरा समझना। अब देखो, जो अच्छा बच्चा होगा यहीं से क्वेश्चन पकड़ना स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल मैं आपसे यहां पर बता रहा हूं, जरा ध्यान सुनना। अभी हम लोगों ने कहा कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट से आया। अगर मान लो मैं आपसे यहां पर कुछ ऐसा दे दूं, पहला एग्जाम्पल जरा ध्यान समझना, बाद में भी चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एक ये है, ठीक है, डब्बा था, इस पर एक 10 न्यूटन का फोर्स हमारे पास लग रहा है 30 डिग्री पर ऐसे। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा था हॉरिजॉन्टल। 2 न्यूटन का फोर्स मेरा नीचे लग रहा है ऐसे, और 1 न्यूटन या फिर हमारे पास 4√2 न्यूटन का फोर्स 45 डिग्री पर लग रहा है ऐसे। सारे बच्चे जरा ध्यान समझना, मैंने कितने सारे फोर्सेस लगा दिए। अब देखो हमारे यहीं से कहानी स्टार्ट। ये फर्स्ट फोर्स है, ये सेकंड फोर्स है, ये थर्ड फोर्स है, ये फोर्थ फोर्स है। 4 फोर्सेस है। बॉडी हमारे पास 6 मीटर डिस्प्लेस कर गई ऐसे। ठीक है, 6 मीटर। तो पहला एग्जांपल, वर्क डन, सारे बच्चे मेरे को बताएंगे, वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F1। ठीक है, सेकेंड हमारे पास वर्क डन बाय F2। चलिए भाई, वर्क डन बाय F3, वर्क डन बाय F4। चारों फोर्सेस का जरा देखें कौन कौन वर्क निकाल पाता है। सारे बच्चे जरा इसको सॉल्व करें आराम आराम से। चलिए भाई, सारे बच्चे देखिए, वर्क का फॉर्मूला था F डॉट एस। अगर मेरे को मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें पता है तो मैं यहीं पर कर सकता हूं एफ एस कॉस थीटा। पहला सवाल डायरेक्टली आपके आ गया कि आप एफ एस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करें। जरा फर्स्ट वाले की बात करें। देखो, ये बॉडी अगर हमारे पास 6 मीटर चलेगी तो ये वाला पॉइंट भी 6 मीटर चलेगा, सीधी सी बात। तो वर्क जरा देखना, फर्स्ट फोर्स की बात करें तो 10 इंटू 6 इंटू कॉस 30 आपका यहां पर आएगा। तो ये हमारे पास कितना होगा, 60 इंटू कॉस 30 इज √3/2, तो 20√3 जूल्स, दैट विल बी योर वर्क।
हाँ या ना? यस, हाँ या ना? 30√3, ठीक है, 30√3 ये आपका वर्क डन आ गया। जरा वर्क डन बाय F2 की बात करें बेटा, F2 कौन सा है ये? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है cos 0, cos 0 इज 16530 जूल्स, हमारे पास वर्क डन आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बेटा 6 मीटर है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये कह रहा है सर 6 कहां से आ गया? अबे गधे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा एंगल बिटवीन एफ एंड एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है बेटा। यहां से वहां नहीं लिख पा रहा है तू, ठीक है। अब अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं, थर्ड वाले की बात करूं, तो जरा देखना, फोर्स आपका है 2, डिस्प्लेसमेंट है 6 इंटू कॉस ऑफ 90, तो कॉस 90 की वजह से 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट का कोई भी कंपोनेंट इसकी तरफ नहीं है, वर्क डन हुआ ही नहीं। क्लियर? जरा वर्क डन बाय फोर्स F4 की अगर आप बात करें यहां पर, तो वैल्यू है 4√2, डिस्प्लेसमेंट 6, और इनके बीच का एंगल ध्यान समझना, यहां और यहां के बीच का एंगल इज 135 डिग्री, हाँ या ना? तो ये आएगा cos ऑफ 135। अब सर ये वाली वैल्यू तो निकालनी नहीं आती, 24√2 इंटू कॉस ऑफ 135, अब बेसिक मैथ्स में सिखाई गई है, तो अगर आप देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं cos ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 45 लिख सकता हूं। जब ये 1 होता है तो ऑड हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास 24√2, तो ये था ही, ये आएगा माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस साइन 45, दैट इज 1/√2, तो ये आ रहा होगा -24 जूल्स। क्लियर है क्या? हाँ या ना? हो गया, सभी के वर्क डन निकाल लिए। तो पहला फॉर्मूला आते ही आपको डिफरेंट फोर्सेस दिए जाए, आराम से आप निकाल सकते हैं। सर वर्क डन नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, सब आऊंगा आराम आराम, बस कैलकुलेट कर लिया। पहला एग्जाम्पल 2, मान लो हमारे पास एक बॉडी है जिस पर फोर्स था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, जरा ध्यान सुनना, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 1,1,2 टू 3,2,0। फाइंड वर्क डन, सारे बच्चे फाइंड वर्क डन। चलिए भाई, अब देखो सिर्फ एक फॉर्मूले से अभी स्टार्ट हो गया है। सारे बच्चे रिजॉल्व कुछ नहीं, अभी सीधे फॉर्मूला लगाना था, लगाया हम लोगों ने, अभी ज्यादा कुछ ज्ञानी मत बनो, ठीक है। जितना बता रहा हूं उतने से सोचना स्टार्ट करो पहले। अब इन्होंने कहा है, जरा ये समझना कि अब हम लोग कैसे करेंगे। सर भाई देखो, फोर्स दे दिया IJK में, एक पार्टिकल 1,1, सर ये तो 3 डायमेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं, 1,1,1,2 से इसको आप कहां लेके गए, 3,2,0 पर। सर ये कोऑर्डिनेट तो कहीं और होगा, ये तो हमारे पास XY, अबे ठीक है मैं जनरल शो कर रहा हूं, ये हो गया। अब कैसे निकालोगे वर्क डन, ध्यान सुनना। अब वेक्टर्स यूज करो। क्या मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S वेक्टर की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर याद है वेक्टर्स में कैसे निकालते थे, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। सर मैंने रिवाइज नहीं करा, गए भाई देखो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो पीछे का रिवीजन मस्ट है। फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, तो फाइनल क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप माइनस हमारे पास क्या रहेगा बेटा, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। हाँ सर, तो माइनस कर लो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप i कैप j कैप k कैप में निकालेंगे तो 2i कैप आएगा, ये आपका j कैप आएगा माइनस 2k कैप, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। फोर्स की अगर आप बात करेंगे तो मुझे फोर्स दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप आ गया। मैंने कहा वर्क डन F.S से अगर मैं निकालूं तो डॉट प्रोडक्ट लेना आना चाहिए। कैसे करते थे, दिस इंटू दिस
2 इंटू 2 A1 B1 प्लस A2 B2 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1। तो ये कितना आ रहा है बेटा 4 प्लस 3 -2, तो ये 5 जूल्स आपका वर्क डन आ रहा है। यही आया, हाँ या ना? सारे बच्चे क्लियर? बोलिए भाई। सिर्फ इतनी चीजों से आपको चीजें समझ आई कि हम लोग आई कैप जी कैप में भी दे सकते थे, या फिर मैं आपको एफएस कॉस थीटा का फॉर्मूला भी यूज करवा सकता था, हाँ या ना? यस, एक ये और एक ये। अभी आगे और भी सवाल हैं, पहले अब ये चीज समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप वर्क की बात करें तो ये आपका आया था एफ डॉट एस से, याद करिए डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है। क्या आप मेरे को बता सकते हैं डॉट प्रोडक्ट स्केलर है या वेक्टर है बेटा? डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है वो स्केलर है या वेक्टर है? अब कईयों को लगेगा सर ऐसी छोटे मोटे एग्जांपल करा दिए, ये जेईई मेंस के पीवाईक्यूज हैं आपके, ऐसे कम से कम 4 या 5 आए हुए हैं, ठीक है? अब मैं ये आपको होमवर्क दूंगा, पहले आप मेरे को ये चीज सब बताइए। वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो ये डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस से, तो इससे वेरी गुड, ये स्केलर प्रोडक्ट होता था। सर स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते थे, सब बताता चल रहा हूं, रिजल्ट आपका स्केलर आएगा, रिजल्ट स्केलर होता है, इसीलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो समझ जाना हमारे पास वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां डाउट आता है, ठीक है? कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं, कुछ बच्चों को यहां से शायद लगा होगा सर वर्क डन नेगेटिव आया है, वर्क डन 0 आया है, वर्क डन पॉजिटिव आया है, वेक्टर में तो प्लस और माइनस हमें डायरेक्शन बता देता है, वर्क के सामने नेगेटिव कैसे हो सकता है? किस किस को ये डाउट आ रहा था, सारे बच्चे मुझे बताइए। वर्क तो सर स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है, स्केलर से डिस्टेंस याद आता है, और डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो वर्क कैन नेवर बी नेगेटिव, कुछ बच्चे सोच लेते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? ये चीज अब आप अपने दिमाग में रखना, स्केलर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव बेटा, कैन बी नेगेटिव। याद रखना वेक्टर क्वांटिटी का जो नेगेटिव होता है, वेक्टर क्वांटिटी के आगे नेगेटिव उसकी डायरेक्शन बताता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी का नेगेटिव डायरेक्शन नहीं, कुछ और बताता है, वो अलग अलग क्वांटिटीज का अलग अलग मतलब होता है। अब बात आई कि भाई डिस्टेंस, ध्यान सुनना, डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी था, स्केलर क्वांटिटी था, ये या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। अब बात ये है सर वेक्टर के सामने तो प्लस और माइनस मुझे समझ आता है कि चलो डायरेक्शन की बात हो रही थी, वर्क नेगेटिव वर्क पॉजिटिव कैसे हो सकता है? समझना, वर्क पॉजिटिव आपका होगा जब आपकी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, आगे चल के ये आएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना दैट मींस वर्क पॉजिटिव है, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करना वर्क नेगेटिव है। सारे बच्चे अब मैं एग्जांपल दूं, समझिए। ये पार्टिकल इधर जाता है 6 मीटर से, ये वाला फोर्स, सारे बच्चे अब ध्यान सुनना, इस वाले फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। आप खुद सोचिए, पार्टिकल डब्बा इधर जा रहा है और मैं ऐसी ही फोर्स लगाऊंगा, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? जरा खुद सोचिए। अब अभी आप लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम कई बच्चों ने शायद सुना हो, नहीं सुना हो छोड़िए उसको, बस ये बताना डब्बा इधर जा रहा था, मैं फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, इसको ऐसे खींचने की और कोशिश करूंगा, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? सोच के बताइए। कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, हमारे यहां पे मतलब है प्लस और माइनस का। ये वाला फोर्स जब पार्टिकल इधर जा रहा है, मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि डब्बा इधर जा रहा है, तुम फोर्स भी इधर लगा रोगे तो और तेज हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी। इसका वर्क डन पॉजिटिव आ रहा था, समझे? डब्बा इधर जा रहा है, तुमने 5 न्यूटन का और फोर्स लगा दिया तो ये स्पीड बढ़ाएगा,
है ना। तो ये हमारे पास स्पीड बढ़ा रहा है, वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, इसका वर्क डन 0 आ रहा है, ये स्पीड में कोई चेंज नहीं करेगा। समझ, डब्बा इधर जा रहा है, स्मूथ सरफेस, डब्बा इधर जा रहा है तो उसको जमीन पर प्रेस कर रहा है, कोई और फोर्स नहीं है, भूल जाइए तीनों फोर्स है, समझ रहा है। तूने फोर्स इधर लगा रखा है तो क्या हो जाएगा, क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी? नहीं। क्या इसकी स्पीड घटेगी? नहीं। तेरा सारा फोर्स इधर है, पार्टिकल इधर चल रहा है, जमीन तेरा नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो तेरे फोर्स को बैलेंस आउट कर रहा है, इधर ना ही कोई एक्सेलरेशन है जो उसकी स्पीड बढ़ाए या घटाए, तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास, मतलब ये समझ तेरे फोर्स की वजह से ना ही स्पीड बढ़ेगी ना ही स्पीड घटेगी, वर्क डन 0 है। जरा सोच, इस डब्बे को मैंने इधर फेंक दिया और मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? लास्ट केस में क्या होगा, सोचिए सोचिए भाई, लास्ट केस में क्या होगा? डब्बे को मैंने इधर फेंक रखा है, अब मैं धागे से या फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगा रहा हूं, फोर्थ केस में हमारे पास स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? सोच के बताइए। डिक्रीज होगी। ये वर्क डन नेगेटिव, एक्चुअली में बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम में आप देखेंगे टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बाद में आएगा। तो हमारे पास ये वर्क का पॉजिटिव और नेगेटिव होना, मतलब समझ रहे हो, ये हमारे पास बताएगा कि आपकी स्पीड बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी या घटी। अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी आप देखेंगे, मैं अगर इस चीज को यहां पर छोड़ रहा हूं, ये नीचे गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। ग्रेविटी का फोर्स किधर होता है? इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो अपने आप चीजें समझ आएंगी कि बाद में कि भाई वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव आपको यहां पर क्या बता रहा है, ठीक है। पॉजिटिव बता रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है। सर जीरो क्या बता रहा है? नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, ये बता रहा है। तो स्केलर क्वांटिटी वर्क पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है बेटा। सी पॉइंट, अगर मैं वर्क की यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट हमारे पास रहती है जूल्स, और अगर आपको याद आ रहा हो अर्ग, हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा है 1 जूल्स इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अर्ग किसकी यूनिट होती थी? सीजीएस यूनिट हमारे पास ये होती थी, एसआई बोले या एमकेएस यूनिट हमारे पास जूल्स की होती थी। हाँ या ना? यस और नो? क्लियर? सर सिमुलेशन प्लीज, गधे हो तुम, ठीक है। कोई जगह नहीं है कंपटीशन में तुम्हारी, बाद में मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। जिनको ये चीज समझने के लिए सिमुलेशन चाहिए, आपकी इस पूरे कंपटीशन में जगह नहीं है। हो सकता है लाइफ में आप बहुत अच्छा करें इस कंपटीशन में, जिसको ये चीज समझाने के लिए सिमुलेशन की जरूरत पड़ रही है कि भाई तुम्हारा डब्बा इधर जा रहा है, मैं इधर ही फोर्स लगा दूंगा, स्पीड बढ़ेगी घटेगी, सिमुलेशन चाहिए, तो आप इस कंपटीशन के लायक नहीं है। बुरा मत मानिएगा, आप हो सकता है हो बहुत सारी अदर फील्ड्स में हमसे क्या सभी से बेहतर हो और बेटर हो, लेकिन इसमें अगर आपको सिमुलेशन की जरूरत है तो आप खत्म है। दूसरी चीज, डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो वर्क की डायमेंशन अगर आप याद करें, किस किस को याद आ रहा है डायरेक्टली? अब देखो, निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की होती थी mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट l रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ml2t-2, इसकी ये हमारे पास डायमेंशन होती है। क्लियर? और एनर्जी इसकी, जो आप काम करते हैं वही एनर्जी में जाता है। मैंने आपको बताया था कि सारी एनर्जीज और सारे वर्क डन जो भी प्रकार के हैं सबका डायमेंशन सेम होता है, ml2t-2। क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना? यस और नो? वेरी गुड। अब देखिए, जो हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा कि वर्क एक्चुअली में था क्या, ध्यान सुनना, फोर्स इनटू, अब जो अगली चीज मैं बताने जा रहा हूं ये प्योर कंसेप्ट है, एडवांस के कुछ क्वेश्चंस में आप देखोगे एग्जैक्टली ऐसे ही लगा रहे होंगे जो हम लोगों ने स्टेटमेंट 9वीं क्लास में पढ़ लिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, गलत। अभी देखना, फोर्स इनटू ये था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसकी डेफिनेशन से ही आप वर्क को समझते थे, है ना? अब जरा देखिए,
सवाल पहले, अब देखना 3 केसेस मैं आपको दे रहा हूं, आराम से बनाइए कॉपी में। एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, हेमिस्फेरिकल सरफेस, एक डब्बा है, माचिस का डब्बा आप मान लीजिए। अब आई होप आपको ये दिखाई दे रहा हो, उसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास माचिस का डब्बा है, ये कलर दिखाई दे रहा है क्या? सारे बच्चे एक बार बता दीजिए, अगर ज्यादा चमक रहा है तो हाथ से बना दूंगा। सारे बच्चे यस और नो, ये कलर दिखाई दे रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं ना आंखों पे चुभ रहा हो, बहुत ब्राइट आ रहा हो, या बोलो तो मैं हाथ से बनाता हूं, साथ में तुम भी बनाना, जल्दी से बताइए। ब्राइटनेस है, चलो ठीक है, तो हाथ से बनाते हुए चलते हैं। यही था हमारे पास, समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही कंटिन्यू कर लेना। डी है, ये हमारे पास ई है, ई पॉइंट, ठीक है। हाथ से, आप भी हाथ से बनाइए, मैं भी हाथ से बनाता हूं, बना बनाया नहीं रखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखना इस स्टेटमेंट के हिसाब से, पहला केस मैं अब आपसे वर्क डन पूछ रहा हूं। पहला केस, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसमें हमारे पास डब्बा लोएस्ट पॉइंट पर, माचिस का डब्बा है, ऐसे रखा हुआ था यहां पर, दिस इज योर ए, और मैं इस डब्बे पर फोर्स कैसे लगा रहा हूं, ध्यान समझना, फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, फोर्स मेरा हमेशा हॉरिजॉन्टल है, स्मूथ सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं सर, फ्रिक्शन होगा, ये होगा, कुछ नहीं, फ्रिक्शन हमारे पास नहीं है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, फोर्स इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, ध्यान सुनना, मैंने हमेशा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया एंड मूव्ड द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अब मैं इसको यहां से डब्बे को मूव करते करते यहां पर ले आया हूं, ध्यान सुनना, फोर्स लेकिन कैसा है, पूरे मोशन में ऐसे ही लगाया है, एफ, यहां पर भी एफ, हमेशा हॉरिजॉन्टल रहा। आप डब्बे पर फोर्स लगाते गए, बॉडी हमारे पास ऊपर मूव करती रही, लेकिन फोर्स हमेशा ऐसे 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 ऐसे। वर्क डन की आपको मुझे बात बतानी है, वर्क डन बाय फोर्स कितना है। ये हमारे पास जो सरफेस है बेटा, हेमिस्फेयर है, इसका रेडियस हमारे पास आर है। अब ध्यान से सुनना, कितना वर्क डन आएगा, ठीक है सारे बच्चे, वर्क डन बाय फोर्स, मैंने इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया, ये ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे, डब्बा ऊपर मूव करे जा रहा है, लेकिन मेरा फोर्स ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, हमेशा ऐसे ऐसे रहा, और मैं यहां से बी पॉइंट तक पहुंचा गया। वर्क डन बताना। वेरी गुड। अब 9वीं क्लास का अगर कोई बच्चा होगा तो वो क्या कहेगा, किस किस को ये दिख रहा था, ईमानदारी से बताइएगा। सर फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है, फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट ये है, फिर एंगल वेंगल की बात करेगा, ठीक है। 9वीं क्लास का कोई स्टेटमेंट लगा रहा हो, ईमानदारी से बताइएगा, है एफ इंटू आर रूट 2। अब जरा देखना, वर्क की डेफिनेशन की बात करूं तो फोर्स तो एफ रहा, और डिस्प्लेसमेंट किसका लेना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, समझना, इसी पॉइंट का मुझे डिस्प्लेसमेंट लेना है। सर डिस्प्लेसमेंट तो यहां हुआ, यहां से यहां हो गया है फाइनली। मैंने कहा इसको रीड कर बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन एक्स में, तो जो भी तेरा डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली में तू यहां से यहां लाया है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे को कौन सा चाहिए, ये है तेरा डिस्प्लेसमेंट, ध्यान सुन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मुझे एक्चुअली में इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट cos थीटा 1/√2। अभी देखना सवाल पलट जाएगा, मौत आ जाएगी। स्टेटमेंट पर जाओ, एफ एस cos थीटा से कुछ बच्चों ने किया होगा, 45 डिग्री कर दिया होगा, आंसर मैच हो जाएगा, खुश हो जाओगे, अगले केस में रो दोगे। मैंने क्या बोला, ऐसा कंसेप्ट सीखो जो एडवांस तक में आपको सही पहुंचाए, समझ रहे हो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट लो जो फोर्स की डायरेक्शन में हो।
तो मुझे वो डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। फोर्स की डायरेक्शन ये थी, 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 ये थी। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है वो ये है। तो अगर आप देखें तो ये तो रेडियस के बराबर है ना। तो इस केस में आपका जो वर्क डन आएगा वो Fr आएगा। समझ आई क्या सारे बच्चे? यस और नो? हाँ या ना? इस केस में आपका जो वर्क डन आएगा वो Fr आएगा। क्लियर? अब केस 2 देखना। अब यहां से स्टेट देखो, वर्क की स्टेटमेंट से ही मैं रुला सकता हूं आपको, ठीक है। अब मेरे पास यही हेमिस्फेयर है। केस 2 जरा देखना, ये हमारे पास हेमिस्फेयर है, ठीक है। अब मैं इसी पॉइंट ए से पार्टिकल को मूव करना स्टार्ट करूंगा, मैं बी तक लेके आऊंगा, सेम वही करूंगा, ए और बी। अब मेरा फोर्स लगाने का तरीका चेंज हो गया है, समझना। फोर्स ऑफ वैल्यू एफ अप्लाइड always tangentially to surface। मतलब मैंने फोर्स यहां लगाया पहले F, जब ब्लॉक ऊपर आया तो फोर्स लगाया F, जब ब्लॉक ऊपर आया तो फोर्स ऐसे लगाया F, जब ब्लॉक ऊपर आया तो फोर्स ऐसे लगाया F, जब ब्लॉक ऊपर आया तो फोर्स लगाया F, जब ब्लॉक ऊपर आया तो फोर्स लगाया F, और जब ब्लॉक ऊपर आया तो फोर्स लगाया F। लगाया अभी भी F ही है, इस सवाल में भी F ही लगा रहा था थ्रू आउट। हमेशा फोर्स F, हमेशा फोर्स F, हमेशा फोर्स F, हमेशा फोर्स F, हमेशा फोर्स F ही लगाया। लेकिन लगाया किस डायरेक्शन में था? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाया था। इस बार मैंने लगाया फोर्स F ही है, लेकिन बार बार ऐसे लगाया है। अब जो बच्चा अपनी 9वीं क्लास का स्टेटमेंट लगाना चाहे लगा ले भाई तू, ठीक है, अब लगा ले। इसलिए कह रहा हूं तू उसको जबरदस्ती वैलिडेट करने की कोशिश करेगा। अब तू क्या करेगा? वैलिडेट करने की कोशिश करेगा जबरदस्ती उसी फॉर्मूले, ना भाई मैं उसी फॉर्मूले से लगाऊंगा। तो भाई देख, तू अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में लगा रहा है। मैं कह रहा हूं फंडामेंटल तरीके से सीख ले, और अगर तू फंडामेंटल तरीके से सीख रहा है तो तेरे को इतनी एनर्जी नहीं, स्मूथली दिमाग में चीजें जानी स्टार्ट होंगी। अब मैं ये बात बिल्कुल सहमति से बोलूंगा कि सर ये सोचने में बड़ा दर्द हो रहा है, तो दर्द तो होगा बेटा। पहली चीज जो तूने पढ़ी वो इनकम्प्लीट पढ़ी, क्योंकि उसमें टीचर की गलती नहीं। एक्चुअली में आप लोगों ने 9वीं क्लास में इतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई कि टीचर आपको एक कदम आगे बढ़ के चीजों को बताए। सर आज क्यों बता रहे हो? आज भी हम सीरियस नहीं है, आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिस इज द नीड। जो 2 साल के बाद तू जिस एग्जाम में बैठेगा ना, इस स्टेटमेंट को इतना माइन्यूटली समझने के बाद ही तू कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए अब नीड हो गई है, अब कोई बहला फुसला के तेरे को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, समझ रहा है? अब ये स्टेटमेंट्स किताबों में नहीं है बेटा। अब सर अब मैं कैसे करूंगा यार? स्टेटमेंट सुन, वर्क अगर तेरे को निकालना था तो हमें क्या करना है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। सर यहां पे तो फोर्स की डायरेक्शन ही बार बार चेंज हो रही है, तो मैंने कहा दिमाग लगा। वैसे तो इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा फोर्स की वैल्यू जरा समझ। सारे बच्चे जरा बताना, मान लो कि ये वाला पार्टिकल थोड़ा सा चला रहा हूं, तो ये इधर चला dx, तो वर्क क्या होगा? F इंटू dx। समझना, मैं इसको ना छोटे हिस्सों में लेके चलता हूं, ठीक है। तो मान लेता हूं कि ये बार बार एवरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज एवरी स्मॉल, इंटीग्रेशन से करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज dx। सारे बच्चे जरा समझना। तो अगर मैं छोटा सा हिलाऊंगा तो ये कितना आएगा? F dx। वर्क डन आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं यहां से यहां पर चलाऊंगा तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, F dx प्लस। फिर मैंने इसको और हल्का सा मूव कराया इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट छोटे dx, फोर्स इधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, F dx प्लस। फिर इधर और हम लोगों ने चलाया F dx प्लस, फिर इधर और मूव कराया F dx प्लस, फिर और मूव कराया F dx। किस को ये बात समझ आ रही है? ऐसे ही करते करते आप टॉप पॉइंट तक आ जाओगे F dx यहां पर।
ये dx क्या है? छोटा छोटे छोटे से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अलोंग फोर्स, 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 अलोंग फोर्स। अगर मैं वर्क डन की बात करूं, ये dx आपके जुड़ते चले जाएंगे टिल लास्ट। सारे बच्चे देखना, ये dx जोड़ते जोड़ते जाओगे तो इस बार आपको क्या मिलने वाला है? हमारे पास वर्क ये आएगा। सर ये कैसे हो गया? क्योंकि अगर आप इन छोटे छोटे dx को जोड़ोगे तो दिस इज लेंथ या लेंथ अलोंग सर्कमफ्रेंस आएगा, है ना? ये लेंथ अलोंग सर्कमफ्रेंस आएगा, दैट इज हमारे पास सर्कमफ्रेंस का 1/4 इस बार। सर dx ही क्यों? अरे पागल इंसान, तू x1 ले ले यार, क्या बात कर रहा है? छोटा सा x1 लिया, फिर x2 लिया, फिर x3 लिया, फिर x4 लिया, फिर x5 लिया, जोड़ते हुए जाएगा। हमें ये चीज समझना है, ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स की डायरेक्शन, मेरे वर्ड को ध्यान सुन, फोर्स की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो तू डिस्प्लेसमेंट भी वही ले जो फोर्स की डायरेक्शन का था। तो भाई देखो, छोटा 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 डिस्प्लेसमेंट तू लेगा 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 लेगा, तो ये वाला लेंथ ही तो बनेगा फाइनली। फोर्स तो सब जगह सेम था, तो फोर्स को बाहर निकाल, ये सारे लेंथ जोड़ के तेरे को क्या मिलेगा? हमारे पास सर्कमफ्रेंस ही तो मिलेगा, हाँ या ना? सर आपने ये छोटा छोटा करके यहां क्यों नहीं करा? मैंने कहा कर ले भाई, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। सारे बच्चे जरा यहां पर देख लो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये, फिर इसके बाद पार्टिकल यहां से यहां मूव करेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट ये, पार्टिकल यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट ये, पार्टिकल यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट ये, अलोंग फोर्स निकाल रहा हूं, पार्टिकल यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट ये, पार्टिकल यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट ये, पार्टिकल यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट ये। तो जब तू ये सारे डिस्प्लेसमेंट्स जोड़ेगा 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 जोड़ेगा, तो यही लेंथ तो मिली विच वॉज रेडियस इन दिस केस। और वहां पर जब तूने ये चीज जोड़ी तो सर्कमफ्रेंस का 1/4 था तेरे पास। सारे बच्चे दिल बनाइए जिनको ये बात समझ आई कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट किसका ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का ले रहे हैं, और किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, जो भी तेरा डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन में ले ले। यस और नो? इंटीग्रेशन से नहीं करेंगे बेटा हम, उसका कारण है आधे बच्चे समझेंगे नहीं, जिनको समझ आएगा रिटेन नहीं होगा। एनर्जी उधर लगाएंगे जहां पर हमारे को ज्यादा बेनिफिट हो। आगे चल के इंटीग्रेशन के सवाल करेंगे, लेकिन उधर लगाएंगे जो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक है? आधे बच्चे उसको समझने में हो सकता है और टाइम लगा दें, और कईयों को तो, मेजॉरिटी को तो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है? तीसरा केस, केस 3, सारे बच्चे जरा ध्यान से देखना, केस 3। अब मैंने इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक बॉडी को मूव किया, ये बॉडी है ए पॉइंट पर, और मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट पर बॉडी को मूव किया है। और ध्यान समझना, फोर्स हमेशा एफ ही है, और ये हमेशा किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। सारे बच्चे जरा नोटिस करना, बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी under constant force, फोर्स की वैल्यू F है अभी भी, always directed towards B, ठीक है? या फिर इसको इंग्लिश हमारी थोड़ी सी खराब है, ठीक है? always directed parallel to line AB। अब जरा देखिए, ये हमारे पास अब कैसे लेके जा रहे हो आप? ये हमारे पास बॉडी को यहां से था, जब ये बॉडी यहां आएगी बेटा, समझना, जब ये बॉडी यहां आएगी, फोर्स इस लाइन के हमेशा पैरेलल रहेगा ऐसे, ठीक है? जब ये बॉडी हमारे पास यहां आएगी तो फोर्स इस लाइन के हमेशा रहेगा पैरेलल ऐसे। तो फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू, यहां पर 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 यहां पर, हमेशा फोर्स किस डायरेक्शन में है? इसके पैरेलल में है। अब आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा। अब ये आपके एडवांस का सवाल का एक पार्ट है, पुराना एडवांस का एक सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें सेम लॉजिक है।
अब ये थ्योरी में पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन के हिसाब से है, नहीं, ये वर्क को अगर आप समझेंगे बाय द स्टेटमेंट, एडवांस के सवाल के स्टेटमेंट पर ही ये सवाल है, ठीक है। वर्क की बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलोंग फोर्स, अलोंग फोर्स, फोर्स के अलोंग कितना डिस्प्लेस हुआ, ये देखो भाई। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ए से बी की थी, हां, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स कितना हुआ है, ये हुआ है, दैट इज r√2। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, मुझे कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना है, बिल्कुल आराम आराम से बोल रहा हूं, मुझे वो डिस्प्लेसमेंट लेना है जो फोर्स के अलोंग था। तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ये थी, तो जो भी पार्टिकल गया उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है मुझे ये चाहिए था। तो अगर आप देखें तो सर ये r√2 होगा। सर आपको कैसे पता? अरे भैया ये r है और ये r है 90 डिग्री पर, तो r√2 इस बार आपका फोर्स इनटू r√2 वर्क डन आएगा। देखिए भाई, हाँ या ना, यस और नो। अगर आप इन 3 एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो ये आपके उस स्टेटमेंट बेस्ड ही है और आपको ध्यान से सोच के आना है। आज का लेक्चर बहुत आपके लिए माइन्यूट से माइन्यूट चीजों का ऊपर था, ध्यान से सोच के आना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब आप यहां से यहां लगे फोर्स ऐसा था तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला सोचना पड़ा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये थी। अगर मेरा फोर्स का डायरेक्शन ही बार बार चेंज हो रहा है तो कैसे करोगे? तो वो डिस्प्लेसमेंट लेते चले जाओ। मेरे ध्यान सुनो, यहां पर डायरेक्शन हमेशा फिक्स थी तो डिस्प्लेसमेंट हमने ये ले लिया। सर अब इस बार आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि डायरेक्शन बार बार वेरी कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी मुझे बार बार वही लेना पड़ेगा जो फोर्स के अलोंग था, तो हम लोगों ने वो लिया सरकमफ्रेंस। इस बार मेरा फोर्स हमेशा इस लाइन के पैरेलल था तो डिस्प्लेसमेंट भी वही लिया जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स था, तो आंसर ये है। तो तीनों केस में फोर्स की वैल्यू F ही थी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी सेम ही थे, आंसर अलग अलग आ गए। अब आप 9वीं क्लास के स्टेटमेंट से करेंगे, तीनों केस में आपका आंसर F√2 जो आपने F इंटू R ही आएगा, बट दैट्स नॉट द केस बेटा, बिकॉज यू आर स्टडिंग फॉर एडवांस। क्लियर? यस। सारे बच्चे, तो अब अगली क्लास में यही चीज मेरे को यहां पे बतानी थी। पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क एक और बार बताऊंगा, फिर हम लोग अगली क्लास में काफी सारे सवाल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मस्त चैप्टर है भाई। अगर आपने माइन्यूट पकड़ लिया, मैं बता रहा हूं एडवांस तक के क्लास में ही हम सवाल निपटाएंगे। ठीक है, और फिर आपको देख लेना कि आपको कितना ग्रोथ आपको फील होता है। क्लियर? यस। ओके, मुझे आज आपको पढ़ा के अच्छा लगा। हम लोगों ने सवाल देखा जाए तो एडवांस के 3 सवाल करे, उसके बाद वर्क की बात करी, उसमें भी थोड़ी डेप्थ की बात करी है, तो कंटेंट वाइज आपको शायद लगेगा कम है, लेकिन मुझे लगता है कि सोचने वाइज ये ज्यादा अच्छा था। ठीक है, यस। अभी होमवर्क नहीं, कल की क्लास में। आज कोई डीपीपी भी मैंने नहीं दी क्योंकि आज जस्ट टॉपिक इनिशिएट हुआ है। टुडे देयर विल बी नो डीपीपी। आप प्लीज ये वाले टॉपिक्स को प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कहां गए वो टॉपिक जिनको एटलीस्ट यहां से अपनी फिजिक्स सुधारनी है? डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर के बेसिक्स, रेजोल्यूशन एंड ऑल सारी चीजें, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन में v = u + at, ये सब सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्सेस बनाने आने चाहिए, तभी आप वर्क निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जरूरत पड़ेगा, प्लीज इसको रिवाइज करके आप रखिएगा। ठीक है, इतना पढ़ा रहे आवाज गाना, कोई लिरिक्स विरिक्स आता है? कौन सा गाना? गला खराब हो रहा? हाँ चलो धीरे से गा देता हूं, लेकिन तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हें तो कैसा भी गाओगे तो तुम्हें हाँ पसंद आ जाता है। ठीक है, हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने
जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने पहचाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने अब जाना है, तुझे अब ये दिखाना है। ओके, तो यही है। हाँ, तो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिएगा। हम लोग बिल्कुल फिजिक्स के मैकेनिक्स में बीच में आ गए हैं। यही आपका लक्ष्य है, तुम्हें बिल्कुल पाना है, तो बिल्कुल जी जान लगाना है। ये ठीक है, तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको पढ़ा के अच्छा लगा, भले मुझे गला लग रहा है कि फिर से जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करके रखिएगा। आज आपको जो लेक्चर मिलेगा उसमें कुछ क्वेश्चंस जो कराए थे देख लीजिएगा, जिन बच्चों के डाउट्स थे वो कवर हो जाएंगे। सैटरडे को आई विल गिव यू रेडियस ऑफ कर्वेचर का सवाल, छोटा सा पार्ट है, 3-4 सवाल है, 2 एचसी वर्मा के, 2 इरोडोव के, और छोटा सा कंसेप्ट है हमारे पास। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा हम लोग कल की क्लास में। ठीक है, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।